हम लोग कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज 31 दिसंबर है, लास्ट डे है और हम लोग प्रयास करेंगे क्या CMP कंप्लीट इनऑर्गेनिक ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग आज टुडे क्या करने जा रहे हैं, कंप्लीट CMP PLE। शुरू में मैंने गलती हो रहा है यार, कंप्लीट इनऑर्गेनिक करेंगे। आज कितना दिसंबर है, 31 दिसंबर है। हम लोग इस तरीक़ा से गुड बाय 2025 को करना चाह रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि पूरा ख़त्म ना हो, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे। कौन कौन सा चैप्टर है, 5 चैप्टर है। पहला है, उसमें सबसे पहला हम लोग को ख़त्म करना है पीरियोडिसिटी वाला। ठीक है ना, एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये कौन सा क्लास का चैप्टर है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, हम ब्रीफ में जाएगा। हाँ, टोटली ब्रीफ में रहेगा। इस चैप्टर को ख़त्म करने जा रहे हैं। ये कौन सा चैप्टर है, कौन सा क्लास का चैप्टर है, ये क्लास 11th वाला भी देख सकते हो। ठीक है, ये क्लास 11th वाले भी देख सकते हो। ये बोर्ड लेवल का भी ये रहेगा, इसमें बोर्ड लेवल प्लस नीट का रहेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग इसको काफ़ी बेसिक से काफ़ी हाई तक के जाने वाले, कोई भी ऐसा बेसिक टू हाई जाने वाले हैं। इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा आपको जो आपको स्किप किया जाएगा। एक टॉपिक शुरू से हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे और एक चीज़ सीखने का प्रयास करेंगे। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही करते करते हम लोग पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। पीरियोडिक टेबल इसी में आने वाला है, केमिकल बॉन्डिंग इसी में आने वाला है, लेकिन एक बैग लिखने से खाली टाइम वेस्ट ही होगा। इसको हम लोग एक टेबल एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बात करें तो ज़्यादा बेहतर माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग रिकेप करते हैं। जैसे इसको पहले ये जो पीरियोडिक टेबल से पहले हम लोग को पढ़ना है क्वांटम नंबर वाला। तो जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम यहाँ पे पढ़ के बैठे हैं तो बहुत अच्छा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जैसे क्वांटम नंबर, उसमें पढ़ना था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये सब पढ़ने थे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं वो, उसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जबकि ये कहाँ तक चले जा सकते हैं, ये ऐसे तो मैंने इन्फिनिटी तक के जा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है सर, SPDF। ये थोड़ा सा बेसिक है, जिसको हम लोग यहाँ से मतलब कि पीरियोडिक टेबल कहाँ से स्टार्ट होती है, तो पीरियोडिक टेबल यहाँ से ही स्टार्ट होती है, SPDF। जैसे इससे क्या होता है सर, शार्प, P से प्रिंसिपल, D से F से फंडामेंटल, D से डिफ्यूजन, जो कि कोई नहीं बता पाएगा आपको जल्दी, ये सब नहीं कोई बताते हैं। ये होते हैं ये चारों का फुल फॉर्म। लेकिन ये है क्या, S ब्लॉक है, P ब्लॉक है, D ब्लॉक है, F ब्लॉक है। क्या सर, ये है एक तरीका से क्या है, ब्लॉक है, जिसको हम लोग सब सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये सेल नंबर होते हैं, ये सब सेल होते हैं। S का इस तरीका का होता है, P का इस तरीका का होता है। ठीक है, D का कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा होती है, सर्कल टाइप का ऐसे करके दिखा रहा होता है, और ये बड़ा काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जिस कारण इसको कोई दिखाता ही नहीं है। जैसे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कोई भी एक, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मैंने रिकैप देने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम के हम लोग क्या करते हैं, 1:2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, 2:2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। तो देखिए ये जो है ना, यही है क्वांटम नंबर। जो आगे आ रहा है ना, वही है क्वांटम नंबर। ठीक है, ये जो आ रहा है ये है सबसेल। क्या है सर, ये है सबसेल है। ठीक है, और ये है जो कि ग्रुप नंबर है, ये है जो कि ग्रुप नंबर है। और ये ही जो क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, वही क्या है, पीरियड नंबर है। ठीक है, पीरियड नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं बेसिक लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल चलते अब स्टार्ट हुआ है, मेन से जो चैप्टर है वो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बेसिक लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक
जैसे मॉडर्न पीरियड लेके क्या कहता था कि जो दिस दिस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एलिमेंट्स आर द फंक्शन ऑफ देयर द एटॉमिक साइज इज जेड। कहा कह रहा है कि जितने भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट्स का, जितने भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में फंक्शन जो करते हैं वो सब का सब किस पे बेस्ड है सर? एटॉमिक नंबर पे। इसको पहले बहुत सारे आते हैं, बोहलर आते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं जो कि सब को सब अरेंज करते हैं पीरियोडिक टेबल को किस पे सर? एटॉमिक मास नंबर पे। सबको सब अरेंज करते हैं किस पे? एटॉमिक मास नंबर पे, जो कि टोटली गलत होती चली जाती है। लेकिन ये जो मॉडर्न आता है वो सबको पढ़ने का कोई मीनिंग बनता भी नहीं है, ठीक है ना। डोमिनेटर साहब आते हैं, थ्री ट्राइड्स वाला देते हैं, ऑक्टेव्स जाते हैं, वो सारे गामा पाधनी सब है, वो सब अरेंज करते हैं। तो वो सब जो हम लोग 10th में पढ़ लिए हैं उसको हम लोग यहाँ पे स्किप करते हुए सीधे हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो भी फिजिकल केमिकल जितने भी सेम ब्लॉक का और सेम पीरियड का, जैसे इस ग्रुप में, तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं, कितने ग्रुप्स कितने पीरियड, जैसे हम लोग मानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कितने, थोड़ा सा बेसिक कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पीरियड कितने होते हैं? 7 होते हैं। ग्रुप कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो ये बोलना क्या चाह रहा है कि यदि जो ये सेम ग्रुप का है, इसको ग्रुप 1 मान लें, तो इस ग्रुप का जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे ले लेते हैं हलीना का रग से फरियाद। तो वो बताना क्या चाह रहे हैं, वो कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सब का फिजिकली और केमिकली बिहेवियर क्या करेगा सर? फिजिकली, PHYSICL, फिजिकली एंड केमिकली क्या करेगी? बिहेवियर क्या करेगी? सेम रहेगी। फिजिकली एंड केमिकली बिहेवियर कैसा रहेगा सर? सेम रहेगा। बिहेवियर कैसा रहेगा? सेम रहेगा। समझ आ रहा है बात को? आइए, है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं? वो मोस्ले साहब जी ने दिए थे। कौन दिए थे? मोस्ले जी ने दिए थे, ठीक है। उनको वो एलिमेंट्स को अरेंज किस के अनुसार से किए थे? तो एटॉमिक नंबर के अनुसार से किए। सब फेल क्यों हुए? एटॉमिक नंबर के अनुसार। सब और भी उनको पहले जो भी साइंटिस्ट आए सब फेल क्यों हो गए? इसलिए हो गए क्योंकि सबका सब अरेंज पीरियोडिक टेबल को किस चीज़ से कर रहे थे? अरेंज पीरियोडिक टेबल को किस के अनुसार से कर रहे थे? वो सब अरेंज कर रहे थे मास नंबर के अनुसार से। वो किस के अनुसार अरेंज कर रहे थे सर? मास नंबर के अनुसार से अरेंज कर रहे थे, जिसके कारण वो नहीं सक्सेस हो पा रहे थे, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम लोग। तो जैसे कि ये लीजिए, देखिए ये जेड से रिप्रेजेंट किया, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जाने का प्रयास कर रही है। कहाँ से कहाँ जाने का प्रयास कर रही है? लेफ्ट टू राइट जाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, ये सब बताने का कोई ज़रूरत नहीं। ये 2 इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होते हैं, तभी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों मिलकर न्यूट्रल है, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन जितने ही प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन निकालने के लिए अलग से बताया जाता है, ठीक है। तो ये जा रहे हैं, जिसे पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को 2 चीज़ को इसको ध्यान रखना रहता है। क्या ध्यान रखना रहता है? एक चीज़ को तो इस बात को ध्यान रखना रहता है कि हम लोग कोई भी कभी भी चाहेंगे तो अप टू डाउन जाएंगे, नीचे की ओर आते हैं तो अप टू डाउन बोला जाता है, और इधर सीधा जाना रहता है तो लेफ्ट टू राइट भी बोला जाता है। लेफ्ट टू इधर की ओर आते हैं तो राइट बोला जाता है। ये सब मैंने बताने का प्रयास किया। देखिए ग्रुप पीरियड 7 जो बता रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ठीक है। उसी प्रकार से ग्रुप कितने होते हैं सर? 18 होते हैं, ठीक है। कहते कहते हम लोग बहुत सारी चीज़ इसमें सीखेंगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर द अरेंज इन द ऑर्डर। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स है जो कि क्या होती है सर? अरेंज होती है किस बेसिस पे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। दिस इच एलिमेंट्स कंटेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और प्रीसीडिंग द एलिमेंट्स। एक जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन यदि जोड़ देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि कैल्शियम है, ठीक है। तो कैल्शियम के पास कितना? 20 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन, इसको हम एक जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या कर जाती है? 21 इलेक्ट्रॉन और 21 प्रोटॉन
21 इलेक्ट्रॉन और 21 प्रोटॉन, जो कि ये प्रीसीडिंग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगी। ई अगला सक्सेसिंग, सॉरी प्रीसीडिंग मतलब होता है पीछे, और एक घटा देंगे तो वो ये सक्सेसिंग एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन करे। सक्सेसर ऐसे कर सकते हो, ये सक्सेसर एलिमेंट का वो रिप्रेजेंट करेगी, और एक घटा देंगे तो वो प्रीडिसर एलिमेंट का काम करेगी। ठीक है, एकदम पूरे बेसिक है, इससे ज़्यादा बेसिक कुछ हो ही नहीं सकता। समझो, आज लास्ट डे है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। 2025 को ख़त्म करने का उपाय मैंने यही सोचा कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये लीजिए जेड इफेक्टिव, जेड दे दिया, कोई बताने का जो पीछे हुई। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने होते हैं सर? हॉरिजॉन्टल जो इस तरीका का था, जो पीरियड का फॉर्मेशन करेगी, कितने? 7 होते हैं। और वर्टिकल जो इस तरीका का ग्रुप का जो फॉर्मेशन करेगी, तो हमने पहले ही बता दिया 7 पीरियड और 18 ग्रुप। यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से कोई मीनिंग नहीं बनता। ठीक है ना। ये ग्रुप कहाँ से देखा जाता है? अप टू डाउन देखा जाता है। आप ये नहीं सोचिए ये सब में ही इतना टाइम लगा रहा है तो बेसिक कहाँ से ख़त्म करेगा, फिर उसलिए नहीं आप डरिए, हम लोग करेंगे, जो भी करेंगे वो कंप्लीट करेंगे, और जितना भी टाइम लगे। ठीक है, लेफ्ट राइट जाएंगे। ठीक है, और ये वाला कैसे याद रखना जाता है, तो इस तरीक़े से याद रखिए कि वो पहले ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, n इक्वल टू 7 8 जितना तक आप लिख सकते हो। 1s, फिर 2 2 3 3 3 ऐसे लिखिए। 1 1 1 1 टाइम्स लिखिए, 2 2 टाइम्स लिखिए, 3 3 टाइम्स लिखिए, 4 4 टाइम्स लिखिए, 5 5 टाइम्स लिखिए, 6 6 टाइम 5 टाइम लिखने के बाद 6 को अब एक टाइम घटा दीजिए, फिर 7 को एक टाइम और घटा दीजिए, 8 को एक टाइम और घटा दीजिए। और जो इससे जैसे ये एरो है वैसे वैसे तरीके से बनाने की वजह से जैसे देखिए, अब इस एक चीज़ को बताने लगेंगे तो हो सकता है लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। फिर जैसे 1s, ऐसा नहीं है कि ऐसा आता नहीं, लेकिन मैं चाह क्या रहा हूँ कि कम से कम समय 3 ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, 4 4 4 4 5 5 5 5। ठीक है, 5 6 6 6 6 ऐसे। ठीक है, 1s 2s 2 1s 2s हो गया, 2 3s हो गया, 3 p हो गया, एस एस पी एस पी डी एस पी दिखा रहा क्या, एस पी डी एफ। ठीक है, एस पी डी एफ एस एस पी डी एफ ऐसे याद कर सकते हो। इस तरीके से जैसे जैसे एरो जा रही है उससे हम लोग वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा, तो हर कोई क्लास में ही सिखा दिया जाता है, तो इसको हम लोग फिर भी बेसिक से हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो टॉपिक इस तरीके से एरो से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते जाते हैं। ये काम कहाँ पे आती है? ये काम आती है हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखने में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे फिर हम लोग ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप टोटली भी कर सकते हो, लेकिन अभी शुरुआती में इसी को रखते हैं। ठीक है, उसमें अभी रूल आएगा सब। ठीक है, इसको फिर एक साथ में ये जो अरेंज करके लिखना, तो ऐसे करके इससे देख लीजिए, ये सभी अरेंज करके लिखा होगा। इसके बाद ये सब ये अरेंज करके लिखा हुआ है, जो कि जैसे जैसे सिंबल है ना, वो सीक्वेंस में लिखा हुआ है। इसी को हम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। इसी को तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करते हैं? फुलफिल करते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या कि एस और पी और डी और एफ की बात किया जाए, एस पी डी एफ की बात किया जाए, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2, पी में हार्डली 6, डी में 10 और एफ में 14। इससे क्या पता चल रहा है हम लोगों को कि एक कोई रूम है उसको में एस उसका नाम है, तो उसको में 2 आदमी से ज़्यादा नहीं जा सकता। पी कोई रूम है उसको में 6 आदमी से ज़्यादा नहीं जा सकता, और डी है जिसमें 10 आदमी से ज़्यादा नहीं जा सकता, और एफ है जिसमें 14 आदमी से ज़्यादा नहीं जा सकता। जो भी आदमी है यहाँ पे है क्या? इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो भी आदमी है यहाँ पे है क्या? इलेक्ट्रॉन्स है। तो उसी प्रकार से इसको जो हम रूम बोल रहे हैं यहाँ पे सबसेल बोल दीजिए। ठीक है,
सबसेल बोल दीजिए। यहाँ पे जो मैन का काम कर रहा था, इस सब का सब हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए, ठीक है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन बोल दीजिए कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए इस तरीके से पी के लिए तो सबसेल कितने होते हैं सर, एस के लिए 1, सबसेल एस के लिए कितने होते हैं 1 होते हैं, पी के लिए कितने होते हैं 3 होते हैं, डी के लिए कितने होते हैं 5 होते हैं, एफ के लिए कितने होते हैं तो 7 होते हैं। हर एक सबसेल में ये रूल होते हैं, एन प्लस एल का रूल होता है, ठीक है। एन प्लस 1 का रूल से ये फार्मूला निकाला जाता है, ये बता, ये आपको लग रहा हो कहाँ से आ रहा है, तो जो अभी एक बार भी पढ़ लिया होगा तो उसको माइंड में तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं होगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा जो एकदम शुरुआती वाला है उनको लिए, ठीक है, उसको लिए ये वाला रूल। आगे अगर बढ़ते हैं, ये हम लोग इससे भी बराबर निकालने के लिए सीखेंगे, ठीक है। ये बात कर रही है कि 1s 2s, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 3s 3p, ये सब का सब क्या है सर सीक्वेंस में, सब का सब क्या है सीक्वेंस में। हर हमेशा जब नीचे की ओर आप बढ़ते हो तो पीरियड का संख्या, पीरियड नंबर बढ़ते जाते हैं, पीरियड नंबर क्या होते हैं इंक्रीज होते जाते हैं। देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे अब 2 आ गया, फिर यहाँ पे 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, समझ रहे हो, एस आ गया, एस पी आ गया, एस पी आ गया, एस पी टी, एस पी टी आ गया। लेकिन इसको अच्छा से लिखने का काम किया है, एन प्लस एल रूल में ही लिखा जाता है जितने भी हैं। एन प्लस एल रूल देखिए कितना एन है, एस के लिए क्या है एन कितना, एन प्लस एल रूल पर हम सब पुट आपको करके दिखाना चाहता हूँ। तो एन प्लस एल रूल पर तो एन कितना है, इसको 1 है, एस कितना है, ये 0 हो जाते हैं, ये जो एल का वैल्यू है यहाँ पे 0 हो जाता है। एस के लिए क्या हो जाता है सर एल का वैल्यू, ठीक है। एस के लिए क्या होगा 0, पी के लिए क्या होगा 1, डी के लिए क्या होता है 2 और एफ के लिए क्या होता है 3 होता है, ठीक है। ये एल का वैल्यू है, किस का वैल्यू है एल का वैल्यू है, ठीक है ना। छोड़िए उस पर उतना टाइम वेस्ट करने का नहीं। ये सब का सब क्या है सर पीरियड्स हैं, और ये सब का सब, ये सब का सब पीरियड है, और ये सब का सब क्या है ग्रुप है। ये सब का नीचे ऐसे ऐसे देखा जाए तो ग्रुप है, और ऐसे ऐसे देखा जाए तो पीरियड है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें ब्लॉक कहाँ कहाँ, तो फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों क्या होते हैं एस ब्लॉक कराते हैं। ये 3 से लेके 12 तक के क्या है डी ब्लॉक है, ठीक है। और ये 13 से लेके 18 तक के ये क्या है सर पी ब्लॉक है। और ये देखिए 6th पीरियड का थर्ड ग्रुप और 7th पीरियड का थर्ड ग्रुप, ये कैसे ब्लॉक है सर एफ ब्लॉक है, कैसे ब्लॉक है एफ ब्लॉक, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट, अच्छा ये तो लिखने के लिए सिखाया जो कि वो एरो वाला है उसको कोई मीनिंग नहीं बनता, इसको इस पूरा पीरियोडिक टेबल का सीक्वेंस क्या है तो इसी सीक्वेंस में हम लोग अंदाजे लिख सकते हैं, जैसे n-2f n-1d और np। इस पर देखिए किसी भी फार्मूला का बोले, जैसे पहले एक ईजी करता हूँ उसके बाद आपको एक हार्ड कराऊंगा। जैसे मैं बात करता हूँ 25 को लिखना, ठीक है 25 को लिखना, ठीक है। हमें पता चल गया कि ये एस में है, ये पी में है, ये डी में है, ये एफ में है। 25 को लिखना तो हम लोग क्या करेंगे पहले इसी को फॉलो करते हैं, एन तो पहले तो 1s जाएगा, फिर एफ में तो ये जाया नहीं है, एफ में तो गया नहीं है क्या कि वो छठा पीरियड में 25 हम लोग का आया है कौन सा पीरियड में चौथा पीरियड में ही आया हुआ, तो एन इसमें तो 0 चला जाएगा। 1s 2s 2p 2p, देखिए 2p जितना एस है उतना ही पी में जाएगा, क्यों क्योंकि ए से यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ए से यहाँ से स्टार्ट हुआ पी इधर से, तो एस पी दोनों सेम ही रहते हैं, ठीक है ना। एस और पी वाला ब्लॉक सेम ही जा रहे हैं। ये भी डी में तो शुरू में नहीं गया है, 2 ही इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, ठीक है। ये 1s 2s आएगा तो यहाँ तक जाएगा। 2s करने का मतलब ये 2s होगा, 3s करने का मतलब ये होगा, 4s का मतलब ये होगा, ठीक है। तो 4s के बाद ही डी में जाएगी ना, अभी तो एस पी चलेगा। 1s हो गया 2s हो गया, 1s करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको 1 इलेक्ट्रॉन इसको वाला, ठीक है। 2s करेंगे तो 2s करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो दोनों कवर कर जाएगा, तब देखिए अब यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये पी ब्लॉक है तो क्या लिखेंगे 2p लिख देंगे, 1s 2s 2p 2p, फिर क्या लिखेंगे 3s लिखेंगे, 3s लिखेंगे,
फिर 3p लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 3p लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4s लिखेंगे, 4s लिखेंगे। देखिए तो अब इसके बाद एस में ये इतना 3 पीरियड तक के डी ब्लॉक था ही नहीं, लेकिन अब यहाँ से डी ब्लॉक आ रही है, यहाँ से अब डी ब्लॉक आ रही है, तो क्या होगा सर डी के लिए क्या करेंगे, जो भी एन है उसमें से घटा देंगे, तो एन कितना है 4 है, 4 है एन, 4 में से एक घट जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी कि 3d आ जाएगा। डी में कितना बच रहा था, तो ये तब इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, 2 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया। इसको मतलब हमने पहले ही बताया था कि डी के पावर कितने इलेक्ट्रॉन रखने का है, 10 इलेक्ट्रॉन रखने का, लेकिन ये कितना भी इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 5 ही लास्ट में बच ही रहा था, अभी 6 भी रहेगा तो इसी में जाएगा, 7 रहेगा तो इसी में जाएगा, 8 रहेगा तो इसी में जाएगा। तो इस तरीक़े से हम लोग ये जनरल फार्मूला है, ये जनरल फार्मूला डायरेक्ट जनरल फार्मूला कभी कभी टेस्ट में आ जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये तो कुछ कुछ क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चन को छोड़िए हम लोग डायरेक्ट थ्योरी पर चलते हैं। ग्रुप की बात कर रहे हैं तो 18 वर्टिकल्स होते हैं। एक ऐसा करेंगे ना जितने हर एक जितने भी क्वेश्चन हैं उस सब का क्वेश्चन करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन सबका क्वेश्चन करने का प्रयास करूँगा। तो ग्रुप है तो कितना वर्टिकल्स 18 होते हैं। लार्जेस्ट ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल इज 32 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या आएगा 32 एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट्स आए, पहला ग्रुप में 2 एलिमेंट्स आए, दूसरा का में कितने आए 8 आते हैं, तीसरा का में 8 आते हैं, चौथा का में 18 आते हैं, पाँचवा में 18 आते हैं, और ये छठा और सातवां में 32 एलिमेंट्स आते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ये वाला भी ए ब्लॉक भी शामिल होते हैं। तो लार्जेस्ट बोला जा रहा है, लार्जेस्ट जो बोला जा रहा है वो 6th पीरियड और 7th पीरियड के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, लार्जेस्ट 6th पीरियड और 7th पीरियड के लिए ही बोला जा रहा है। ऑल ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। जितने भी ए ब्लॉक का एलिमेंट्स हैं सबका सब कौन सा ग्रुप में है सर, सेमी ग्रुप में, थर्ड ग्रुप, कौन सा ग्रुप में, थर्ड ग्रुप में। एंड जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिमेन सेम इन द एलिमेंट्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप। और ऐसा उसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है, लेकिन कहा जा रहा है क्या कि वैसा स्थिति में क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में सब में क्या है सेम ही रह जाएगा, सेम ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे लास्ट वाले में। जैसे ये तो हमने पहले बता दिया कि एस में कितने जाएंगे 2 जाएंगे, डी में 10 जाएंगे, एफ पी में 1 2 3 2 2 10। अच्छा ये ब्लॉक बता रहे कि ग्रुप नंबर 1 to 2 है जो कि एस ब्लॉक होती है, 3 to 12 होती है जो डी ब्लॉक कहलाती है, और पी ब्लॉक कौन कहलाती है 13 to 18, और ब्लॉक ए ब्लॉक कौन सा कहलाती है, तो ग्रुप नंबर 3 पीरियड 6 and 7, और ग्रुप 3। ठीक है, ए ब्लॉक ये कहलाती है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 होता है उसको अल्कली मेटल भी कहा जाता है, ग्रुप नंबर 2 होता है उसको अल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है, और ग्रुप नंबर डी होता है उसे ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये हो गया ग्रुप नंबर 1 का हो गया लीना का रब से, ऐसे याद रखिएगा लीना का रब से हाइड्रोजन को हटा दिया गया, हाइड्रोजन एक्सेप्शन वाला इसलिए उसको हटा दिया। अल्कली अर्थ मेटल का है तो दूसरा वाला ग्रुप बेटा मांगे कार स्कूटर, बस बापराजी नहीं। ठीक है, बापराजी इसलिए नहीं क्योंकि इसको अल्कली अर्थ मेटल नीचे 2 एलिमेंट्स वाला गिनती नहीं किया जाता। 3 to 12 वाला ये देखिए इसमें कितने एलिमेंट 28 को ए ब्लॉक का होते हैं, और 4 को इस तरीक़े से होता है, टोटल 32 होते हैं। ये जो 13th ग्रुप का है, जो 13th ग्रुप का है उसको बोरोन फैमिली कहा जाता है। 14th ग्रुप वाला को कार्बन फैमिली कहा जाता है। 15 वाला को पी नाइट्रोजन कहा जाता है। 16 वाला को चार्कोगन कहा जाता है, और 17 वाला को हालोजन कहा जाता है, और 18 वाला को इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है, और इसी को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है, इसी को जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये नेम है। पीरियड नंबर देखते हैं 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं जो कि डिनोटेड बाई एन से किया जाता है, जो कि क्वांटम नंबर कहा जाता है बेस्ड ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट। जैसे शॉर्टेस्ट लॉन्गेस्ट, ये सब शॉर्टेस्ट करने का मतलब कुछ जिसको में एलिमेंट कम रह रहा है उसको शॉर्टेस्ट कहेंगे, जिसको एलिमेंट नॉर्मल रह रहा है उसको लॉन्ग कहेंगे, और जिसको एलिमेंट सबसे ज़्यादा रह रहा है उसको लॉन्गेस्ट कहेंगे। ठीक है,
ईच पीरियड स्टार्ट विथ द एस ब्लॉक एंड एंड विथ द पी ब्लॉक। प्रत्येक एस ब्लॉक से स्टार्ट होती है और एंड कहाँ पे जाती है सर? पी ब्लॉक पे जाती है। अल्कली मेटल्स, और जो ये अल्कली मेटल्स होते हैं एस ब्लॉक में, और नोबल गैसेस वाला मेटल होते हैं जो पी ब्लॉक का कहलाते हैं। लैंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज आर प्लेस्ड इन द 6th और 7th। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड 6th पीरियड वाला लैंथेनॉइड कहलाती है, और 7th पीरियड वाला 7th पीरियड, और ये क्या है सर? 6th पीरियड। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज गिवन एन इफ एन ऑड नंबर, कह रहा ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना इन द गिवन पीरियड। तुमको डायरेक्ट पूछ दे कि कौन सा पीरियड में कितना नंबर है, तो उसका रूल ये है n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, हम जैसे वो तो अभी 7वां पीरियड है, लेकिन हम कहते हैं कि 11वां पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे। आते हैं क्वेश्चन, 11वां पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, तो कुछ नहीं आपको करना, 11 + 1/2 का होल स्क्वायर कर देना। तो क्या हो गया? 12 हो गया, 12 में से 2 गया तो ऐसे 6 का स्क्वायर हो गया, कहने कितने 36 एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, तो n+1/2। यदि जो इवन रहेगा तो इवन, ऑड रहेगा तो n+1 वाला कर देना है, जो कि हम ऑड लिए भी थे, और कह दिया जाए कि 12 पीरियड है तो क्या है, उसको ऐड करना, 2 ऐड करना। ठीक है, और उसको सेमी प्रोसेस रहेगा। ठीक है, स्क्वायर ही इसमें भी होता है। ठीक है, ऐसे याद रखने का प्रयास करिएगा। तो ये हो गया फार्मूला। ये फार्मूला हम लोग लिखते हुए चलेंगे कि जैसे शॉर्टकट में लिखते हैं कि ऑड नंबर पीरियड के लिए, ऑड नंबर पीरियड के लिए क्या है फार्मूला? n+1 का होल स्क्वायर बाई का 2, और इवन 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 नंबर ऑफ पीरियड दिया हुआ रहे, और उसको में ये क्या है? इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का ग्रुप फार्मूला, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला। ठीक है, पीरियड ये क्या है सर? n+2 का होल स्क्वायर बाई का 2। ठीक है, ये जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि 13 पीरियड, 11 तो वहाँ पे लिए 13 पीरियड है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाएंगे? तो 13 प्लस का 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा कट कुट के, यानी कि कितना हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। इसको ले लेते हैं एग्जाम्पल, 14 है तो 14 प्लस का 2 का होल स्क्वायर चले जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 16/2। तो ये क्या हो जाएगा? 8, यानी कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर? 64 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 64 हो जाएंगे। बहुत अच्छा, ये 2 फार्मूला आ गए हम लोग। ठीक है, आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड इज ट्विस। जितने भी नंबर ऑफ ईच पीरियड इन ईच पीरियड इज ट्विस द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल इन एनर्जी लेवल ऑफ द बिगिनिंग द फील्ड। कहा क्या जा रहा है कि इसमें जितने भी ये हैं सब में 2 होते हैं, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग पढ़ के आए हैं कि एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज भर देंगे, क्लॉकवाइज भर देंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज भर देंगे। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक में कितने कितने जाएंगे? 2-2 जाएंगे, 2-2 जाएंगे, जितने भी हैं सब में कितने जाएंगे? 2-2 जाएंगे। अब बात करते हैं ब्लॉक की, बात करते हैं। 4 ब्लॉक होते हैं, कौन कौन? एस, पी, डी, एफ आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक। नेम द ब्लॉक्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द सबसेल्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर कहाँ? सबसेल में करते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एक्स ब्लॉक। एस ब्लॉक होते हैं जो कि सबसेल, ये सब तो बताने की जरूरत है नहीं। लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इनटू एस ब्लॉक, ये लास्ट वाला इसको पी ब्लॉक में जाता है, कोई नहीं। डी ब्लॉक थोड़ा सा, जैसे कोई भी चीज़ को यदि हम छोड़ रहा हूँ, मैं दिखा तो रहा हूँ, वो आप समझने का प्रयास करें कि सच में इसको टाइम देने लायक चीज़ है। ये क्या बोल रहा है? एस ब्लॉक, इसको आप इंग्लिश समझ सकते हो, इंग्लिश देख के ही समझ सकते हो, कुछ नहीं बोल रहा है। एस लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स इनटू द एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। ठीक है, वो बोल नहीं दिया जा रही है आपको। कहा कि आजकल का बच्चा का माइंडसेट क्या हो चुका है ना, कि थोड़ा सा स्केप करिएगा ना, वो सीधे सोचने लगता है कि स्केप ही कर दिया गया, जो कि ये टोटली गलत है सोचना, समझे। हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनी एलिमेंट्स एक्सेप्ट, ये वाला जेंडर फार्मूला का बात किया जा रहा है। जेंडर फार्मूला,
फाइंड द पीरियड नंबर एंड जेड, फाइंड द पीरियड नंबर ऑफ जेड, पीरियड नंबर ऑफ जेड पता करना रहा है, पीरियड नंबर ऑफ जेड पता करना रहा है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी पता कर ही सकते हैं। जैसे 4s2 आ गया है, 4s2 आ गया, तो इससे पता चल जाएगा कि ये 2 है जो कि ग्रुप है और लास्ट में जा रहा है ये इलेक्ट्रॉन, और ये है जो कि पीरियड है। तो ऐसे हम लोग पता कर ही सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी वही लिया है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है जो। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो ये इस तरीके से ये अरेंज किया हुआ है कि जनरल फार्मूला को बार बार बताने का प्रयास किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हटाइए ये सब। देखिए यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। डिजिटली 0 1 2 3 4 5 6 है, तो 0 को नील बोला जाता है, 1 कैन बोला जाता है, 2 को बाय बोला जाता है, ट्राई बोला जाता है, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट और ऑक्ट। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है, इसको नॉन एन नहीं बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इन बोला जाता है। ठीक है, जैसे लास्ट में आई यू एम जोड़ना रहता है। सफिक्स क्या होता है सर, आई यू एम। जैसे 101 के लिखना है तो 101 के लिए क्या हो जाएगा, एक के लिए क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। 0 के लिए क्या हो जाएगा, एन तक है ना। 0 के लिए क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। ठीक है, और फिर 1 है तो 1 के लिए क्या हो जाएगा सर, एन हो जाएगा, और लास्ट में आई यू एम जोड़ देना होता है। जैसे 102 के लिए करते हैं तो अन नील और बाई यम हो गया। ठीक है, इस तरीका से। तो ऐसे करके लिख देना। इसको जो है जो कि लास्ट में खाली जो भी रहेगा उसको आई यू एम सफिक्स के तरीका से जोड़ सकते हो। और इसी को आ जाता है, सन का भी आ जाता है, जो कि नेम है। अपने अपने से जो साइंटिस्ट खोज रहे थे उसको अपने नाम पे दे रहे थे, तो 101 को क्या कहते हैं, मेंडेलियम। ऐसे भी याद रखिएगा। सबसे पहले इस समय स्मार्ट बनने में कौन रहता, आदमी रहता, तो 101 के मेंडेलियम। उसके बाद 102 उसको क्या मिलने का प्रयास, जो भी खोज करता है उसको क्या मिलता होगा, नोबेल मिलता होगा, तो नोबेलियम याद रखिएगा। और वो नोबेल मिलने के बाद वो क्या हो जाते हैं, लवारिस हो जाते हैं, द लवारिसियम थ्री का। ठीक है, और उसके बाद जब लवारिस बन गया उसके बाद माथा उथा फोड़ना, यानी कि रहता है फोडियम। ऐसे करके याद रखिए, यही 4 तक के ज़्यादा पूछने का रहता है चांस। लेकिन अब फिर भी बात भी है, डोमिनियम सी वो ये सब है एनसीईआरटी का ही है। तो इसको ऐसे करके हम लोग नाम दिया हुआ है, सबको एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं फिर क्वेश्चन की कितने ग्रुप्स होते हैं कितने, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सभी एलिमेंट्स कौन सा ग्रुप का है, तो हम लोग देख लेंगे वो हेलोजन ग्रुप का है। फिर कह रहा है कि 6th पीरियड का डायरेक्ट लिख है, जैसे हमें को दे दे 7th पीरियड को डायरेक्ट लिखने को कहा जा रहा है। 7th पीरियड को डायरेक्ट लिखने को कहा जा रहा है। हम लोग जानते हैं कि 7th पीरियड का पहले तो जनरल फार्मूला लिखिए, एन एस फिर क्या, n-2f। ठीक है, फिर n-1 d और फिर np होता है। 7वां ग्रुप है, यानी कि लास्ट पीरियड का दम लिखिए। 7वां ग्रुप में क्या होगा, तो ये 7s हो जाएगा। फिर एन की जगह पर 7 में से 2 घटा देती है, यानी कि 5f हो जाएगा। और एक घटाइए फिर एन में से, तो 6d हो जाएगा, ये 7p हो जाएगा। उसी प्रकार से लिखने के लिए सिखाया जा रहा है। तो जनरल फार्मूला से देख रहे हो, डायरेक्ट हम 7वां ग्रुप का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। कहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं, जनरल फार्मूला से ही फाइंड आउट कर रहे हैं। ये शायद आपको नहीं पता चल रहा होगा, कुछ नहीं किया हूँ, ये जनरल फार्मूला याद किए हुए हूँ, और एन के जगह पर जो भी पीरियड लिया गया उसको पुट कर रहा हूँ, और जो भी आ रहा है वो खत्म कर। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इसको पहले 6 तक के करना होगा सर। तो 6 तक के हम लोग जानते हैं कि 6 पी तक के कितना एलिमेंट को कवर कर लिया होगा, 86 एलिमेंट को कवर किया, 87 88 88, ये सब जोड़ कर हम लोग इसे एक एलिमेंट का जहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो। किससे, जनरल फार्मूला याद रख, किससे, जनरल फार्मूला को याद रख के। ठीक है, हम लोग अब पहुंच गए हैं तीसरा लेक्चर में। ठीक है ना, 10 लेक्चर ऐसे तक के हम लोग को जाना है। इच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल स्टार्ट भी था सबसे आधा घंटा में 3 लेक्चर, यानी कि 1.5 घंटा में। तो हम लोग 10 लेक्चर खत्म करने का प्रयास करेंगे, और कम समय में ही खत्म होने का प्रयास करेंगे। इन इच पीरियोडिक टेबल स्टार्ट विथ द सबसे, ये सब क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं फोकस कर रहे हैं। अभी हम लोग फोकस, क्योंकि क्वेश्चन का सीरीज तो मैं चला ही रहा हूँ ना, एलियन का क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूँ, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन कर ही लेंगे। पहले अभी हम लोग थ्योरी एक बार देखने का प्रयास करेंगे। टोटल थ्योरी एक बार देख लें। टोटल नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन यूनिपॉजिटिव आयंस एलिमेंट्स हैविंग द जेड इतना, ये भी क्वेश्चन है। चलिए, ब्लॉक ऑफ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बहुत आसान है, जहाँ मन जहाँ से लिख सकते हो, जौन सा चाहिएगा एलिमेंट को, जौन जिसका चाहिएगा जिसका लिख सकते हो, सिर्फ ये वाला याद रखिए। जनरल वाला जो अभी हम बार बार लिखने का प्रयास करूँगा, n(s) और n-1d और NP। इसको ये रटवा क्या रहे हैं, रटवा नहीं रहा हूँ, ये NS तो शुरू में हो गया 2, इसलिए F वाला में 2 माइनस होता है, D वाला में पहले आता था इसलिए 1 माइनस होता है, और P वाला तो सेम सेम चलते ही रहते हैं। ठीक है, ये कह रहा है डी ब्लॉक इस तरीके से, लेकिन एकदम एक्चुअल खाली डी ब्लॉक के लिए लिखा जाए तो कभी कभी रिप्रेजेंटेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कैसे लिखा हुआ रहता है। तो एस के लिए 0 1 2 n-1 D 1 to 10 ऐसे लिखने के लिए ऐसे ही आता है। हाँ एकदम, ये तो जनरल फॉर्मूला ऐसे हम लोग यूज खाली करने के लिए जल्दी जल्दी में ऐसे लिख रहे हैं ना, लेकिन जनरली ऐसे भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ रहता है। ठीक है, ऐसे भी आता है n-1 × D 1/10 और NS पीछे भी करके लिखा हुआ रहता है। तो ये है ओरिजिनल लिखने का। जैसे कोई भी आदमी का ह्यूमन का डायग्राम बना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये कर देते हैं ह्यूमन्स का, लेकिन एक उसका अपना एक, हर किसी का एक अपना यूनिक पॉजिटिव है, यूनिक फीचर है, यूनिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, यूनिक स्ट्रक्चर करने में कि हम फेस के अनुसार से बात करूँ। ठीक है, उसी प्रकार से ये डी वाला है कि इसको अपना आप में ये ऐसे लिखा था, एफ वाला के कुछ अपने तरीके से लिखा था, एस वाला को एस, जैसे एस वाला को अपना क्या है सर, ऐसे लिखा था, 0 से 2 तक के लिखा था। ठीक है, पी वाला कैसे लिखा था सर, इसको अपना लिखाने का तरीका 1 to 6 लिखा था। डी वाला कैसे लिखा था सर, ए से लिखा था। एफ वाला कैसे लिखा था, एफ वाला तो उसको अपना तरीका, वहाँ पे हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर भी हम लोग को पता है करना है, कभी टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे। ये नॉर्मल में रहेगा तो फुलफिल 2 का करेगा, और एक्सेप्शन जैसे क्रोमियम हो गया और कॉपर हो गया, ये दोनों एक्सेप्शन है। तो पहले हाफ फुल फिल जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ के आए तो यहाँ पे आपको पता होगा अच्छा तरीका से कि हाफ फुल फिल का ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। तो जैसे ये हो गया कॉपर हो गया, क्रोमियम हो गया, इसको मैं पहले 4s1 भरती है, उसके बाद ये आगे वाला भर जाती है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे क्रोमियम का आपको निकालना तो पहले ऐसे लिखाएगा 4s1 3d5, जबकि होना चाहिए था क्या 4s2 होना चाहिए था, लास्ट में 3d4 होना चाहिए था, लेकिन इसको हाफ फील्ड भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यहाँ भी हाफ फील्ड यहाँ भी हाफ फील्ड। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए सेम रीजन कॉपर में भी होता है। उसी प्रकार से NB क्या होता है, निविलियम मोनोविडियम आर से यूज RH PT AG सिल्वर, और ये प्लेटिनम हो जाते हैं, और ये गोल्ड और प्लेटिनम, ये सब का सब है जिसको पहले 4s1 को फुलफिल करती है, उसके बाद 3d 4s1 ही, मतलब कि s1 वाला है जो कि s2 के बाद d में जाना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होते हैं कि पहले s वाला को हाल फिल करते हैं और उसके बाद d के साथ साथ एक करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, ओनली फॉर्म द 1 एलिमेंट्स, जैसे PD है, इस इन 0 पूरे, याद रखिएगा पूरे पीरियोडिक टेबल में इन 0 के होते हुए डी को आगे बढ़ावा देना, वो सिर्फ कौन काम करता है, पीडी काम करता है। कौन काम करता है, पीडी काम करता है। देखिए यहाँ पर स्टार लगा के पीडी प्लेटिनम, प्लेटिनम होता है, पैडियम होता है, कुछ ऐसे याद नहीं है मेरे को अच्छे तरीके से वो। ठीक है, तो ये होता है जो कि 5s0 का मेंटेन करती है, और बाकी ये सभी एलिमेंट्स हैं जो कि 4s1 को करते हैं। चलिए, मैं अपने अनुसार से कम समय में बहुत ज़्यादा चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि जो कोई भी दिक्कत ऐसा हो तो आप कह सकते हो, मैं एक हर एक चैप्टर का अलग तरीके से लॉन्ग वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है, ये हम उस उद्देश्य से हम दिसंबर में आके, अब हम लोग ये चाहिएगा कि ये तो दिक्कत है डी ब्लॉक के लिए 3D 4D 5D सीरीज है। ठीक है, एस्काइडियम टू जिंक, यूट्रियम टू कैडियम, और ये है यहाँ से यहाँ तक ये सब रहते हैं। चलिए, पीरियड यहाँ में सब में जो भी एक्सेप्शन है उसको हम लोग एक जमा करके लिखने का प्रयास कर रहे हैं कि ये थर्ड सीरीज है। थर्ड सीरीज का है तो फोर्थ पीरियड सीरीज, एक घट के बोला जाता है, घटा के बोला जाता है सीरीज। इसको पीरी यूनिट गैसेस, इसको पहले जितने भी इसको पीरी यूनिट गैसेस कहते हैं। ठीक है, स्कैडियम से कहाँ से चला सर, जिंक तक का चला। इसको में 2 ही एक्सेप्शन आते हैं, एक क्रोमियम आते हैं, एक कॉपर आते हैं। इसमें देखिए 3D 4s पहले तो भर दिए, कहीं 4s क्यों भर रहे हैं, क्योंकि देखिए डी स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 4 से हुआ था कि नहीं हुआ था, 4 से ही ना स्टार्ट हुआ था।
तो 4s तक तो पूरा में जाएंगे, 4s तो फुलफिल रहेगा, सब तो फुलफिल रहेगा, उसके बाद ही डी में जाएंगे, ठीक है। तो 4s तो सब में चले गए, उसके बाद 3D में जाना चाहिए था, 3D1 3D2 3D ऐसे करके जाना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि 4s2 के बाद 3D4 होना चाहिए था, लेकिन नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इधर का रहता है, वो 4s ये वाली है जो कि जंप कर जाती है 3D5 इसको फुलफिल कर देती है, और ये एक अपने आप को कमा लेती है। क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या कि हाफ फील्ड होते हैं, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। बोल तो रहा हूँ कि ये चैप्टर उसी को ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा जो कि स्ट्रक्चर और पैटर्न पर है। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, फुल फील्ड होते हैं जो कि फुल फील्ड होते हैं जो कि मोस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, इसीलिए वो स्टेबिलिटी को मेंटेन। डिटो रीजन यही पे भी वही हुआ, इसको 4s1 करके 3D10 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, एक हाफ फील्ड हो गया, एक फुल फील्ड हो गया जो कि ज़्यादा स्टेबल है, और उसी को ये डिटो आगे तो मूव ऑन कर जाती है, ठीक है। फिर ये 4D सीरीज चल रहा है, यानी कि n=5 आ गया। इसको में कौन कौन है एक्सेप्शन, तो ये देखिए NB मोनोविलिडियम और या RU RH, ये सब जितने जितने कट 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 करके लिखा हुआ है वो सब क्या है, एक्सेप्शन, सब क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं 5D सीरीज को। प्री यूनिट गैसेस जेनॉन होते हैं, ये प्री यूनिट गैसेस बार बार करने का मतलब समझ रहा हूँ ना, ये जो लास्ट में होते हैं ना, क्या होते हैं, छोटे हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो यहाँ इस पीरियड की बात कर रही होगी, तो इसको पीरी को बोल दिया, इस पीरियड वाले बात कर रही होगी तो इसको पीरी बोल दे रहा, ऊपर वाला को पीरी पीरी करने मतलब कि पहले, इससे पहले वाला एज में, ठीक है ना। पीरियड नंबर 6 के लिए पूरा जनरल फार्मूला लिखा पहले, और फिर से एक्सेप्शन इसको मैं दो गो PT और AU दो गो एक्सेप्शन, बाकी सब हम लोग इलेक्ट्रॉन को जो फिलिंग करने के लिए सोचे हैं उसी तरीका से फिलिंग होगा। लीजिए, जो आप बोल रहे थे कि F ब्लॉक कैसे लिखा था, उसका कैसा रंग रूप है, तो उसका रंग रूप ये है, देखिए F ब्लॉक का ये आ गया ना, F ब्लॉक का इस तरीका से लिखा था। लेंथेनाइट सीरीज में कौन कौन एक्सेप्शन है सर, ये तो दोनों क्वेश्चन भी आया हुआ, PYQ भी क्वेश्चन आया हुआ, याद रखिएगा। सीजियम, गैडिलियम और ये लेंथेनॉइड वाला सीरीज का जो लाल से ट्रिक से याद जो करते हैं वो, उसको ये सब का सब क्या है सर, पहले 5D1 को ये फुलफिल करते हैं, सीजियम, गैडियम और एलियम, ये तीनों के तीनों पहले एक्सेप्शन ही है। देखिए एक्सेप्शन ही पहले हम सातों ग्रुप का पहले बात कर लिए हैं, और जो एक्सेप्शन ऐसे नहीं छोड़िए ना, जितने भी एक्सेप्शन है ना उसको एक जब लिख लीजिए, उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कौन एक्सेप्शन है और उसको लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इसमें डायरेक्ट दे देने का काम करता है। PT का दे दिया, आपको अनुसार से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जोड़ते हो, उसको अनुसार से फुलफिल करते हो, गलती हो जाता है, और वो दिया तो समझ ही जाइएगा कैसे भी कि एक्सेप्शन वाला ही होती है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस ये दोनों है, फिर इधर से देखा जाए तो ये दोनों है, फिर यहाँ से देखा जाए तो ये पाँचों में से कोई देगा, ठीक है। तो एक्सेप्शन है एक जमा लिख लीजिए अपना, ठीक है। और ये सब बात रही रंग रूप का, तो एक्टिनोइड सीरीज में देखिए 91 92 93 94 95 नहीं 95 नहीं है, 96 103, ये सब का सब 61 को पहले फुलफिल करती है, 61 को फुलफिल करते हैं कि और अच्छे विस्तार से। तो F ब्लॉक में एक एक एलिमेंट को फिर से वहाँ पे हम यदि पढ़ाएंगे तो फिर से वहाँ पे बताने का काम करेंगे, ठीक है। लेंथेनॉइड 4F, ऐसा सब एक्सेप्शन वाला है, एक्सेप्शन वाला में क्या है, अब एक्सेप्शन है तो उसको पीछे रीज़न भी है हर एक का, हाँ हर एक का रीज़न है, लेकिन अभी रीज़न क्यों नहीं बता रहे हैं, इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये वन शॉट है, ठीक है ना, वन शॉट है। रीज़न भी हम लोग जान सकते हैं एक एक एलिमेंट को, ठीक है ना। 59 से 71 में देखिए दो का एक्सेप्शन है, ठीक है, तीनों का एक्सेप्शन है, सॉरी तीनों का एक्सेप्शन है। एक्टिनॉइड सीरीज का ये ब्लॉक का वाला जो है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज, इसको में भी देख लीजिए रिपीट, यानी कि 61 वाला 91 92 93 96 103 वाला, ये सब का सब क्या है सर, एक्सेप्शन है। बाकी सब तो एक एक एलिमेंट्स को मैंने ये किया है, बनाने का काम किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक, पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, कैसे पीरियड पता करें, कैसे ब्लॉक पता करें, कैसे ग्रुप पता करें,
तो देखिए बार बार ये तो को हम पहले ही आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मान लेता हूँ कोई भी एग्जांपल 4s2 को ही लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, पीरियड हो गया, ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ठीक है, और यही आ जाएगा, मान लीजिए कि 3D आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं बताना चाहिए क्योंकि मेरा भी नोट्स खराब हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि 3D आ गया। ठीक है, 3D मान लेते हैं 5 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी वाला था, ऑलरेडी आपको पता है कि इसको पहले 2 एस वाला होगा, तो 5 + 2 कर देंगे, यानी कि 7 ग्रुप हो गया। ठीक है, पी वाला के लिए, तो पी वाला के लिए जैसे मान लेते हैं कि 3p आ गया, 3p 6 आ गया, तो ये क्या हो गया, पीरियड हो गया, ये क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, और ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो अब पी से पहले क्या आया होगा, एस वाला पहले आ गया होगा। अब 3 पीरियड में है, तो 3 पीरियड में ऐसे भी जानते हैं कि डी वाला तो आता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 5p है, 5p है, ऐसे इसको तो कितना हो जाएगा, 2 + 6 यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 ग्रुप नंबर हो जाएगा। प्लस फिर सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, और इसको मैं फिर डी वाला 10 वाला जोड़ देंगे, यानी कि पहले 2s वाला आया होगा, फिर डी आया होगा, उसके बाद ही पी आया होगा, तो यानी कौन सा ग्रुप हो गया सर, 16 ग्रुप हो गया। तो ये सब तो कॉमन सेंस का चीज़ है। ठीक है, अब इसको मैं टाइम वेस्ट फिर भी यदि जो आप कहते हो तो देता हूँ कि जेड इफेक्टिव इतना दे दिया, पीरियड नंबर n बिलोंग्स टू इनर गैसेस, ग्रुप नंबर जेड, जेड है जो कि गिवन है 18 उसको में कर दीजिए, उसके बाद वो इनर गैसेस निकल जाएंगे। ठीक है, ये 18 ऐड कोई भी जेड इफेक्ट में ऐड करो तो इनर गैसेस में अपने आप ही पहुँच जाएंगे। डू नॉट यूज दिस फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला सॉरी, if value comes in negative then use 32 in the formula। छोड़ो, जो बताया हम वो ट्रिक सबसे अच्छा। पीरियड के लिए कह रहा है कि वो डायरेक्ट क्या क्या बोल रहा था तो नहीं चल रहा, हम लोग इस तरीका से ही सबसे अच्छा तरीका से निकालेंगे। ठीक है, ब्लॉक पता तो ब्लॉक पता करने का तो एकदम सबसे, जहाँ पे एस है, पी है, डी है, उस इस ब्लॉक इस ग्रुप में आएगा तो समझिए कि एस ब्लॉक का, इस ग्रुप में इतना से इतना के बीच में आया तो वो समझिए डी ब्लॉक का, इतना से इतना के बीच में आया तो वो समझिए कि एफ पी ब्लॉक का। ठीक है, और ऑल द इफ ठीक है, ऑल एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स आया हुआ इतना, फिर कह रहा है 58 से 71 तक के लेंथेनॉइड होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके लिए हाँ बोलिएगा थोड़ा, नहीं हमें पता चलेगा वहाँ पे। ठीक है, लेंथेनॉइड यहाँ से यहाँ तक के लेंथेनॉइड होते हैं, जो कि n इक्वल टू क्या होते हैं सर, 6 होते हैं, ग्रुप नंबर 3 होते हैं, और ब्लॉक एफ ब्लॉक कहलाते हैं। एक्टिनॉइड से n7 होते हैं, ग्रुप 3 होते हैं, ब्लॉक एफ होती है। ग्रुप नंबर 104 से 118 तक की होते हैं, ग्रुप नंबर लास्ट इलेक्ट्रॉन 2d जुमला में जाने का काम करती है। तो लेंथेनॉइड 6 पीरियड, एक्टिनॉइड 7 पीरियड, ग्रुप नंबर सबका सेम, ब्लॉक सबका सेम। सो जाओगे जो इतना से इतना के बीच में आ गया, आप आराम से बता सकते हो कौन सा ग्रुप है, कौन सा एलिमेंट्स है, क्या है एकदम। ग्रुप नंबर सेम ही हो गया, पीरियड नंबर 6-7 पहले से डिफाइन हो गया, तो सबसे अच्छा तो एफ ही ब्लॉक हो गया ना। एन पी एस पी डी में तो थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ रहा था, एफ में तो मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा। ठीक है, जैसे मैं दे देता हूँ आपको कि 97 कौन सा, तो आपको ऐसे पता चलेगा कि 90 इतना, तो ये 7th पीरियड में चला गया पहले। फिर आपको 97 से ये तो ग्रुप ही नहीं पता करना, थर्ड ग्रुप ही होता सबका। ठीक है, तो इस तरीका से वेन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन गिवन, पीरियड नंबर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इज गिवन, इस तरीके से। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है लास्ट में उसी को हम लोग पीरियड कहते हैं। जिस चीज़ पहले मैं बता दिया वो चीज़ बाद में ये लोग बताने का काम है। डिसाइडेड टू सबसेल इन द लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रही है वो ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन करेगी। और ग्रुप नंबर जो भी रहेंगे, जैसे एस के लिए रहेगा तो 1 या 2 रहेगा, पी के लिए डी में आएगा तो उसमें 10 जोड़ दीजिए, जितना भी डी इलेक्ट्रॉन का लास्ट में जा रहा है उसमें 2 जोड़ देने का काम करिए। पी वाला में 2 और 10
और जो पी ब्लॉक में एलिमेंट्स गए हैं वो जोड़ देने का काम करिएगा, तो वो ग्रुप नंबर पी ब्लॉक के लिए भी निकल जाएगा। अब ये सब दे दिया गया है, उसको ग्रुप नंबर पीरियड नंबर सबका निकालना है। जैसे हम एक आध को का निकाल के दिखाता हूँ, जैसे 83 का ही निकाल लेता हूँ, ठीक है। 83 है तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि 2, 10, 18, 36 और 86, ठीक है। तो 86 के पहले 85 होगा, 84 हो गया, 83 हो गया होगा। तो इससे हम लोग पीरियड निकाल लिए, पूरा पीरियड टेबल का इमेजिन करते रहिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पाँचवा पीरियड हो गया। अच्छा, ये 18वां ग्रुप में ये होगा, तो ये 17वां ग्रुप है, 16 15, यानी कि 15वां ग्रुप हो गया। तो देखिए तो 83 का छठा पीरियड, ठीक है, 15वां ग्रुप, और ये पी ब्लॉक का एलिमेंट का हम लोग थोड़ा सा गलती कर दिए हैं उसको पर 2 10 18 36, एगो 54 भी तो होता बीच में ना, 54, उसके बाद 86, तो ये 6 पीरियड हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सिखाया जा रहा है। तो ये सब का सब क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग मूव ऑन करने का प्रयास करना, तभी तो हो पाएगा। थ्योरी एक भी पॉइंट्स नहीं छूटना चाहिए। इफ़ एन पी आर प्रेजेंट ऑन द पी ब्लॉक कन्फर्म, ये तो फिर से वो जनरल फार्मूला ही लिखने का सिखा रहा पी ब्लॉक के लिए, ठीक है, कि एन पी में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कैसे पकड़ने का प्रयास करेंगे। एन पी वाला ऐसे भी 1 to 6 के बीच में ही इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड होता है, जितना रहेगा उतना में 2 10 अपने जितना 1 से 6 के बीच में इलेक्ट्रॉन्स गया हुआ रहेगा उसको ऐड करने का प्रयास करेंगे। फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन मस्ट नॉट प्रेजेंट इन टू द, नहीं बनता है सबका। चलिए अब स्क्रीन, कहने का मतलब है ना कि जहाँ पे टाइम सार्थक सही में देना चाहिए वहीं पे हम लोग देने का काम करिए। ऐसे ही नहीं कि मेहनत दोनों आदमी करते हैं, एक जो ठेला चलाते हैं वो भी करते हैं, एक जो ऑफिस में बैठा हुआ रहता है वो भी करते हैं, दोनों का अंतर रहता है। तो अभी हम लोग जब कंसल्ट कर रहे हैं तो उसको मैं पूरे इतने, फिर भी मैंने बहुत विस्तार से बताने का भी प्रयास कर रहा, बहुत, हाँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट, कोई भी एक भी पॉइंट्स छोड़ा नहीं जा रहा, एक भी पॉइंट्स कहीं कि छोड़ा जा रहा, गलत बात, एक भी पॉइंट्स नहीं छोड़ा जा रहा। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑन इफेक्टिव ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके ऊपर जो ये सब ऑर्बिट बनते चले जाते हैं वो ऑर्बिट है। तो कह क्या रहा है, मैं इसको अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, बाकी फिर जो ये रीडिंग है वो तो अपना काम करते है ही नहीं। तो थोड़ा सा निकल जाइए, इसको ऐसे मान के चलिए कि जैसे हम लोग कैसे ऐसे करते हैं ना, कि जैसे सोडियम को हम लोग ऑर्बिटल वाला बनाते हैं तो कैसे करते हैं, जो मान लेते हैं तो ऐसे होते हैं, इसको बस 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसको बस कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 8 दे देते हैं, इसको बस 1 दे देते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, मेन पेरेंट्स तो ये है पेरेंट्स। ये पेरेंट्स क्यों है, क्योंकि इसको पास प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। कौन कितना दूर में रहेगा, किसको क्या है, सब प्रोटॉन का ही काम है, प्रोटॉन का ही। तो पी से पेरेंट, पी से प्रोटॉन, ऐसे याद रखिएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना दूर में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन को सबको रखना, जैसे पेरेंट्स को कैसे सबका काम रहता है बच्चा को अपने पास रखना, उसी प्रकार से प्रोटॉन को भी रहता है कि सभी इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहे। तो ये जितने भी यहाँ पे है, ये जो ये पेरेंट्स लगाते हैं फोर्स, उसको पेरेंट्स फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी प्रोटॉन लगाते हैं उसको जेड इफेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव से ये क्या चाहेगा कि जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन है ना वो मेरे पास ही रहे, ये भी मेरे पास ही रहे, सब मेरे पास रहे, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के बीच में हाईली रिपल्सन होती है। ये अंदर आना चाहता है लेकिन ये पीछे की ओर बिकना चाहती है। अब हम रहेंगे, सब कुछ चाहता है कि हम मम्मी पापा के साथ रहें। यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो नज़दीक में रहेगा वो मम्मी पापा के साथ ज़्यादा मजबूत से बॉन्ड उसको रहेगा, ये भी चाह रहा है कि मम्मी पापा साथ रहें। लेकिन बच्चा क्या चाह रहा है, अच्छा ये माता पिता क्या चाह रहे हैं कि सब बच्चा मेरे पास रहे, सॉरी थोड़ा सा मैं उल्टा समझा दी। पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं कि सब इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास रहे, प्रोटॉन क्या चाह रहा है कि सब मेरे न्यूक्लियर जेड इफेक्टिव क्या चाह रहा है सब इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास रहे। लेकिन बच्चा लोग तो वही ना,
वो कहीं भी आज़ादी मिले कि घूम सके, कहीं भी आज़ादी मिले कि घूम सके, तो वो बाहर भागना चाहता है। तो जो सबसे बाहर होते हैं, जो बाहर ऑर्बिटल में होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई छठा ऑर्बिटल में, सतवां ऑर्बिटल में, तो उस समय मूव करना काफ़ी आसान होता है। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स से काफ़ी दूर रहते हैं, काफ़ी दूर रहते हैं, जिस कारण वो काफ़ी आसानी से वो मूव करते हैं। ठीक है, जेड इफेक्टिव इससे अच्छा कहीं पे भी आपको नहीं समझाया जा सकता। पेरेंट्स से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स में ये रिपल्सन होते हैं। ये क्या होते हैं? रिपल्सन, रिपल्सन होते हैं। हाँ, रिपल्सन। ठीक है, तो ये देखिए इलेक्ट्रॉन से है, ये भी इलेक्ट्रॉन से देखिए हो रही है, रिपल्सन हो रही है, लेकिन ये पेरेंट्स जो कि अपने यूरिस को रखना चाह रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए थे? सबसे आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी को स्क्रीनिंग कहते हैं, ये सील्डिंग इफेक्ट भी इसी को कहा जाता है। न्यूक्लियर वाला क्यों सर? क्योंकि जितने भी बाहर का वो न्यूक्लियस अपने पास रखना चाहते हैं। एक प्रकार का ये है क्या? न्यूक्लियस ही तो है अंदर। प्रोटॉन न्यूक्लियन रहता कहाँ? न्यूक्लियस में ही तो रहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में ही तो रहते हैं। स्क्रीनिंग एंड सील्डिंग, स्क्रीनिंग एंड सील्डिंग की बात किया जाए, टेंडेंसी टू इनर एस इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोटेक्ट द आउटर, टेंडेंसी टू इनर सेल, जो सबसे अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटेक्ट द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस के पास रहते हैं और न्यूक्लियस को फोर्स को बढ़ाने का काम करते हैं। रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स एग्जर्टेड बाय द, जो रिपल्सिव फोर्स है वो कहाँ का जो होते हैं, वो बाहर का एलिमेंट्स जो होते हैं वो रिपल्सिव फोर्स को क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी पेरेंट्स उसको ऊपर फोर्स लगाती है और बच्चे लोग जो भी और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसको ऊपर फोर्स नहीं लगाने देती है। जेड इफेक्ट देखिए, टोटल अट्रैक्शन जो कि न्यूक्लियस जो कि पेरेंट्स अपनी ओर खींच रहा था, जेड इफेक्टिव जो अपने आप की ओर खींच रहा था, हाँ, जितना रिपल्सन हो रहा था उसको सिग्मा से, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे ऐसे ऐसे मान लेते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन्स क्या इसको आने देना चाह रहा नहीं, इसको भीगना चाह रहा है, इधर ये भीगना चाह रहा है, तो ये भीगना चाह रहा है जो कि रिपल्सन है। रिपल्सन को यहाँ पे हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये है न्यूक्लियस, ये है पेरेंट्स, ये है जेड इफेक्टिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर लाना चाह रहे हैं। तो टोटल अट्रैक्शन जितना भी पेरेंट्स अपना एनर्जी लगा रहे हों वो टोटल अट्रैक्शन माइनस सिग्मा इक्वल टू रिपल्सन। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेट फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, नेट फोर्स कैसे इस इलेक्ट्रॉन पर कितना पेरेंट्स फोर्स लगा पाए। जैसे कि दो को दोस्त मिलकर तुमको क्लास से धक्का देने का प्रयास कर रहा है और टीचर तुमको अंदर बुलाने का प्रयास कर रहा है, तो क्या करेंगे? जो टीचर का जो फोर्स लगा है, जो और बच्चा जो फोर्स लगा के बाहर निकालना चाह रहा था वो घटा देंगे। जेड इफेक्टिव वाला फोर्स जितने भी रिपल्सन लॉस को घटा देंगे। लग जाएगा कि टीचर तुम्हारा कितना फोर्स लगा है, पेरेंट्स कितना फोर्स लगा है, डैट इज कॉल्ड जेड, जेड इफेक्टिव। बताइए, जेड इफेक्टिव से बहुत आपको हेल्प होने वाला है, बहुत, हाँ बहुत से बहुत ज़्यादा होने वाला है, और ये आपको बहुत ज़्यादा मदद भी करेगा आपको आगे की ओर। चलिए, ऑर्डर सील्डिंग, हम बहुत शॉर्टकट में जेड इफेक्टिव जिसको नहीं समझ में आता है पेरेंट्स के थ्रू मैंने रिलेट करने का प्रयास किया है। ऑर्डर ऑफ द सील्डिंग, ऑर्डर ऑफ सील्डिंग क्या है? फॉर डिफरेंट सबसेल्स फॉर द सेम सबसेल, डिफरेंट सबसेल है वो सेम सबसेल कह रहा है ना, फॉर डिफरेंट सबसेल, डिफरेंट डिफरेंट सबसेल है, जैसे एस है, पी है, डी है, एफ है, उसको सेम सबसेल में कैसे कर सकते हैं? ये किसको सबसे ज़्यादा, तो देखिए एस होता है जो कि पेरेंट्स के पास होते हैं, एस से कुछ नाम है, जैसे जिसको मान लीजिए कि इसको नाम है सूरज नाम है, पी से मान लीजिए कि प्रिंस नाम है, डी से मान लीजिए दुर्गेश नाम है, एफ से मान लीजिए कि एफ से मान लीजिए क्या कुछ भी एक एफ से दोस्त का नाम मान लीजिए, अभी तो मेरे को नाम ध्यान में है ही नहीं, तो मान लीजिए कि एस होता है जो कि सबसे नज़दीक होते हैं पेरेंट्स का, पी होते हैं उससे थोड़ा सा दूर होते हैं, डी होते हैं जो उससे थोड़ा सा और दूर, एफ होते हैं सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। तो ये जो है ना वो सबसे नालायक है, इसका इलेक्ट्रॉन्स हर हमेशा बाहर घूल सकता है, आसानी से घूल सकता है, सबसे आसानी से घूल सकता है। ठीक है, उससे थोड़ा सा ये ख़त्म है, ये थोड़ा मतलब कि अब नाम से मत कंपेरिजन करने लगिएगा, क्योंकि हम सब नाम दे दिए, अपना दोस्त का ही नाम दे देती हैं। ठीक है, तो इसमें ये इस तरीके का कंपेरिजन करने का प्रयास होती है। ये ऐसा जो कि सबसे नज़दीक में रहने का काम करता है सर। तो सबसे पूरा शील्डिंग किसको? डी और एफ का, ये पुअर शील्डिंग है, तो सबसे पुअर शील्डिंग करने का मतलब इसमें पेरेंट्स का सबसे कम ध्यान रहेगा, सबसे कम फोर्स पेरेंट्स इसको अपने पास रखने के लिए लगाएंगे, उसी को पुअर शील्डिंग भी कहते हैं, या जेड इफेक्टिव पुअर भी कह सकते हो। तो इसी अनुसार से एस का सबसे ज़्यादा, पी का, डी का, एफ का। जेड इफेक्टिव होता है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होता है, डायरेक्टली नहीं,
जेड इफेक्टिव होता है जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होता है। जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव लगाओगे बाबू, उतना जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतना जेड इफेक्टिव घटेगा। जितना पेरेंट्स फोर्स लगाना चाह रहे थे उतना ज़्यादा दोस्त मिलकर धक्का देगा, क्या होगा, ऑलरेडी पेरेंट्स का जो फोर्स होगा वो घटेगा ही घटेगा। तो एक दूसरे को कैसे होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, इन्वर्सली होते हैं, ठीक है। जेड इफेक्टिव नेट रिएक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वाला इंक्रीज होता है, कॉन्ट्रैक्शन का साइज ये डिक्रीज होता है। जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव रहेगा वो उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। जितना ज़्यादा पेरेंट चेन लगाएगा, जैसे क्यों, क्योंकि मान लेते हैं कि ऐसे ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे भी मान लेते हैं कि ये पेरेंट फोर्स काफ़ी ये खींचना चाह रहा है, तो ये साइज क्या होगा, छोटा ही होगा ना, छोटा ही होगा ना। इलेक्ट्रॉन्स बाहर भाग गए तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर भागे यानी कि ऑर्बिटल्स बड़े बनेंगे। ऑर्बिटल्स जब बड़े बनेंगे तो उसका साइज भी एलिमेंट्स का उसका क्या होगा, वो बड़ा होगा, ठीक है। जहाँ पे कोई भी चीज़ जो आपको थोड़ा बहुत भी लगे कि ये चीज़ नहीं समझ में आया है, हमको तो ऐसे पता है कि आप लोग जितने भी हैं सब व्यू के पीछे भागते हो कि फलाना आदमी का व्यू है तो उसका ही वीडियो सही होगा, ये जो कि टोटली आपको सोचना ही गलत है। समझ आपको ऐसा नहीं होता। कोई भी आदमी इतना टाइम दे रहा है तो एक्चुअल चीज़ को आप समझने का प्रयास करिए कि एक्चुअल है क्या, कि ये देखिए टाइम इतना दे रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन, लेंथ, ट्रांजिशन, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड। ट्रांजिशन क्या होता है, ड्यू टू पुअर सिग्मा होते हैं। लेंथेनॉइड ड्यू टू द पुअर सिग्मा फॉर ए लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन, ये ब्लॉक की बात कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन में ही ये ब्लॉक की बात कर रही है, ठीक है ना। इसका सबसे ज़्यादा पुअर क्यों होता है, क्योंकि इसका सिग्मा होता है। ऐसे तो हम लोग पता ही देंगे कि काफ़ी दूर होंगे, ये इसका इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे सब दूर दूर होंगे, जिस कारण इसके पास पुअर सिग्मा रहता है, ऑर्डर होता है। अब एफ में भी सबसे ज़्यादा किसको होता है, डी के सबसे ज़्यादा एफ, जो एफ में आएगा उसके पास सबसे कम, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन टी सी और एल सी और ए सी। कहने का मतलब क्या सर, ट्रांस एल सी तो हो गया लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ए सी हो गया एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन, टी सी हो गया ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। तो ए ब्लॉक को 3 भागों में बांटा, उसको में सबसे कमजोर सबसे ज़्यादा किसको मिलेगा सर, एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन, क्यों, क्योंकि वो ऊपर आता है, लेंथेनॉइड वाला नीचे आता है। पीरियड की बात कर रहे हैं, ऊपर नीचे की चेक हो रही है। चलिए काफ़ी बड़े वीडियो बन जाएंगे लगते हैं, 55 लेक्चर नहीं है, 1 घंटा ऑलरेडी हम लोग पूरा कर चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू इट हैज़ बीन फाउंड। चलिए ये सब अभी बेसिक बनाने में, इसलिए अब थोड़ा और कम टाइम लगेगा, नहीं अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, कहाँ पे, लैटिस इनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये सब अभी बेसिक जो बनना था वो हम लोग का बन चुका है, ठीक है ना। ऑन द बेसिस वैल्यू ऑफ इट हैज़ बीन द फाउंड, कह रहा है कि बेसिक वैल्यू से बात किया जा रहा है, ठीक है। ऑन द मूविंग लेफ्ट टू राइट पीरियड जनरली जेड इफेक्ट, हाँ कह रहा है क्या कि इस तरीक़ा से हम लोग बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, तो जेड इफेक्टिव क्या होती है सर, जेड इफेक्टिव क्या होती है, इंक्रीज करती है, क्यों सर, क्योंकि ऐसा स्थिति में मान लीजिए कि 11 है, 12 है, 13 है, तो इस स्थिति में क्या होते हैं कि ऑर्बिट सेम रहते हैं 11 के लिए, फिर 12 के लिए क्या करिएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ाते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है तो प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है, जब प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ते चली जाती है तो पेरेंट्स की संख्या बढ़ रही है, और साइज एक ही घर में आदमी को डाल रहे हो, जैसे 10 गो 3 गो रूम था एक ही रूम में डाल रहे तो कम भार है, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन एक रूम में डाल रहे हो, फिर अगला रूम में, फिर अगला रूम में, फिर अगला रूम में, अगला अगला रूम करने का मतलब कि अगला और वाटर में डालने का प्रयास कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हम लोग को थोड़ा ज़्यादा भार पड़ेगा, ज़्यादा, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ती है, और अप टू डाउन आने पर क्या होते हैं सर, यही होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तीसरा ग्रुप के लिए, चौथा ग्रुप के लिए, पाँचवें ग्रुप के लिए, छठा ग्रुप के लिए, इस तरीके से, तो सबसेल की संख्या बढ़ते चली जाती है जिस कारण पेरेंट्स से दूर चले जाती है, तो जब अप टू डाउन जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होती है सर, घटने लगती है। क्या आपको दिक्कत है, नहीं, तो ही दोनों पॉइंट्स लिखा, ठीक है। देखिए वो जेड इफेक्टिव घटने की बात कर रहा है, जब मूविंग टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप जनरली रिमेन द कांस्टेंट, हाँ वो जनरली माना जाता है आपका, जैसे लिया लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 1.0 1.95, ये एक्चुअल डाटा है एनसीईआरटी का, ठीक है ना, 2 पॉइंट इतना इतना 0.65 0.65, फिर इसको बीच में भी कुछ कुछ ऐसे ही एकदम काफ़ी कम का वेरिएशन रहते हैं, ठीक है। और नीचे देखिए जब डाउन द ग्रुप में जा रहे हैं तो देखिए तो 1 2 2 2 2 2, नीचे में भी कोई कोई एक आध ग्रुप ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तक कांस्टेंट ही हो जाते हैं, ठीक है, कांस्टेंट ही हो जाते हैं।
ठीक है, उस पर नहीं ध्यान देना हम लोग को, उसको सब क्वेश्चन भी आता नहीं है, वैल्यू से नहीं आता है जल्दी क्वेश्चन। जेड इफेक्टिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम हो। इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो सर, सेम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो, सेम, उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। आयन सेम एलिमेंट्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे L3+ है, Mg2+, तो इसको बस कितना प्रोटॉन हो गया, L है तो 13 हो गया, लेकिन 3 को दे भी दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना 10। Mg है 12 प्रोटॉन हो गया, लेकिन 2+ का मतलब कि हुआ ही क्या, वो 2 डोनेट कर चुका है, 2 डोनेट कर दिया 10। तो ऐसा स्थिति में जितने ज़्यादा चार्ज रहेंगे, जितने ज़्यादा चार्ज रहेंगे पॉजिटिव वाला, हम यहाँ पे ये बताना क्या चाह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉन में इससे क्वेश्चन आता है, खूब इंपॉर्टेंट है। कोई भी टेस्ट दीजिएगा हो ही नहीं सकता कि इससे क्वेश्चन ना है। तो पहले तो इसको यही याद रखिए कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फिर ये याद रखिए कि जैसे +3 चार्ज, +2 चार्ज, +1 चार्ज, ठीक है, -3, -2 और ये -1। तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे प्रोटॉन में हम पेरेंट्स समझ रहे थे, पेरेंट्स को ही जेड इफेक्टिव समझ रहे हैं, तो 13 पहले ऐसे समझिए कि 13 को पेरेंट्स मिलकर 10 बच्चा के कंट्रोल कर रहे थे, तो इसका सबसे ज़्यादा नाम निगरानी रहा होगा। फिर 12 पेरेंट्स मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को देख, 10 बच्चे को देख रहे हैं, 11 पेरेंट्स मिलके 10 का देखना, 9 के 10, 8 के 10, तो यहाँ पे 7 को पेरेंट्स ही हैं, 10 को इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है। तो यानी कि जो प्लस जिसका ज़्यादा है, जितना ज़्यादा प्लस उतना जेड इफेक्टिव ज़्यादा, जितना ज़्यादा माइनस उतना जेड इफेक्टिव कम। ऐसे ध्यान में ऐसे ही सबसे अच्छा यही याद रखिएगा कि ये पेरेंट्स का संख्या ज़्यादा है और सन का संख्या कम है, तो वहाँ पे ज़्यादा निगरानी रखा जा सकता है, ज़्यादा निगरानी रखा जा सकता है, तो वहाँ पे जेड इफेक्टिव भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए पेरेंट्स का संख्या घट रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या गते गते सेम ही रहते जा रहा है। और सेम ही रहने का मतलब, लेकिन अब 13 पे 10 का हावी होना, फिर 13 पे 10, 12 पे 10 का हावी होना, 9 पे 10 का हावी होना, करने का मतलब कि ये कहीं ना कहीं ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है। तो ऐसा स्थिति में जेड इफेक्टिव क्या होते हैं सर, घट जाते हैं। जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, मैं बोला जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिए। जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा काम कहाँ पे जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला में ये सबसे ज़्यादा काम देगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आयन सेम एलिमेंट्स, माइनस प्लस, ये तो हम लोग जैसे भी जानते हैं कि प्लस वाला ज़्यादा होता है, क्या है डायरेक्टली होता है, और माइनस वाला क्या होता है, इन्वर्सली होता है। ठीक है, रेडियस क्या बात करते हैं, तीनों रेडियस, चलिए ठीक है, रेडियस की बात करते हैं। तो ये 2 को एटम्स ले लिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक के आर है, यहाँ से यहाँ तक के आर है। ठीक है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस को डी कह रहे हैं, उसको हम लोग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ भी डिस्टेंस है, यहाँ भी न्यूक्लियस है, यहाँ भी न्यूक्लियस है, उसको बीच का दूरी को क्या कहते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जो कि बॉन्ड लेंथ उसको पूरा, ये आर है, ये भी आर है, पूरा डी का दिए, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, D/2, जो भी है उसको आधा कर देंगे, जो भी है उसको क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। नहीं समझ में आया, ये है सर्किल, ये भी है एटम, एटम, ये दोनों का दूरी बीच का ले लिए हैं, डी ले लिए, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का आर है, यहाँ से यहाँ तक आर है। ठीक है, ये डी, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या होगा सर, D/2 हो जाएगा। फाइंडिंग द साइज ऑफ एन एटम इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, कह रहा क्या कि एटम का डायरेक्ट साइज दम हम लोग चाहें कि फाइंड करें तो वो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल, लेकिन ये इतना हम लोग कह सकते हो कि एटम होता है जो कि बहुत स्मॉल होता है, जो कि कितना होता है सर, 1.2 इंटू 10⁻⁻10 होता है। देयर इज नो शार्प बाउंड्री प्रेजेंट इन द एटम, कोई शार्प बाउंड्री नहीं होता, डेट वाई रेडियस साइज कैन बी मेजर्ड इन द बॉन्डेड एक्शंस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस वही अभी ये एटॉमिक रेडियस वाला ही एग्जाम्पल, डिस्टेंस बिटवीन द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। बहुत बड़ा लेक्चर था। ठीक है, अब देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, वैन डर वाल
फोर्सेस और आयनिक बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं जो कि शेयरिंग के लिए करते हैं, शेयरिंग। तो हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड शेयर करने का मतलब क्या होगा सर कि पता चल रहा है ऐसे, ठीक है। ये है एक एटम ऐसे करके शेयर कर गया। देखिए कुछ अपना पार्ट्स इसमें आ गया, इस सर्किल का कुछ इस पार्ट्स में आ गया, इस सर्किल का भी कुछ इस पार्ट में आ गया। तो ये होते हैं कोवैलेंट, इसी को कहते हैं शेयरिंग। क्या कहते हैं? शेयरिंग। तो उसका लिए फार्मूला देखिए dc/2। कहने का मतलब क्या सर कि यहाँ से यहाँ रेडियस आया होगा, यहाँ से यहाँ रेडियस आया होगा। तो इस वाला जो रेडियस है क्या कहलाएगी? RC, यानी कि रेडियस ऑफ कोवैलेंट। वो क्या हो जाएगा? d/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो d लिया गया। ठीक है, ये हो गया कोवैलेंट वाला हो गया। मेटेलिक वाला याद रखिए, ये हो गया कोवैलेंट वाला। मेटेलिक वाला होता है कि सटा सटा ही रहता है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के R हो गया, यहाँ से यहाँ तक के R हो गया, और ये पूरा डिस्टेंस D ले लेते हैं। तो R मेटेलिक के लिए क्या हो जाएगा सर? dm/, का d2 हो जाएगा। ये dc के लिए d2 हो जाएगा। वंडरवाल अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। यहाँ से यहाँ तक के R है और यहाँ से यहाँ तक के R है। ठीक है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक के क्या है सर? D है। ठीक है, तो RD यानी R बंडल RV, तो क्या हो जाएगा सर? dv/2 हो जाएगा। ठीक है, आयनिक वाला क्या होता है ये तो हम लोग देखते हैं, प्लस माइनस वाला। तो ये तो कोई इसको फोर्स थोड़ी होता है, ये कैटायन एनायन मिलके क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया सर? कोवैलेंट। ये क्या हो गया? मेटेलिक। ये क्या हो गया? वंडरवाल। और ये हो गया क्या? आयनिक। तो ऐसे याद रखिएगा, सबसे बड़ा रेडियस किसका होता है? वंडरवाल का। क्यों? देखिए अलग अलग है। सबसे बड़ा रेडियस किस होगा? वंडरवाल का। फिर किसको होगा? मेटेलिक वाला के होगा। फिर किसको होगा? सबसे छोटा वाला। तो ऐसे याद रखिए, विद्या मंदिर क्लासेस पटना में चलता है। ठीक है ना, विद्या मंदिर क्लासेस सबसे ज़्यादा विद्या यानी कि वंडरवाल, फिर मेटेलिक, फिर क्लासेस यानी कि कोवैलेंट। पूरा लिख दूँ क्या? वंडरवाल फोर्स, कोई मीनिंग नहीं बनता लिखने का। मेटेलिक, फिर ये क्या होता है सर? कोवैलेंट। ठीक है, कोवैलेंट फॉर द सेम एलिमेंट्स RC वही रिप्रेजेंट किया। ठीक है, आयनिक रेडियस अब एक एक करके। आयनिक रेडियस क्या होता है? क्रिस्टल रेडियस होता है। केटायंस ऐसे केटायन एनायन में कन्फ्यूज होते हैं क्या? तो ऐसे याद रखिए, केटायन ने काट देना, एन आयन मैंने। ठीक है, ये भी याद होता है तो ऐसे भी हो जाता है। ठीक है, केटायन ये होते हैं। तो इसमें क्या होता है सर? प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं। कैटायंस का मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव का ज़्यादा संख्या तभी कैटायन होगा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा। तो जेड इफेक्टिव क्या है सर? बढ़ा हुआ है। कंट्रैक्शन साइज का बढ़ा हुआ। पेरेंट्स पी से प्रोटॉन, पी से पेरेंट्स का संख्या बढ़ गया तो कंट्रैक्शन बढ़ गया होगा। साइज क्या हो गया? छोटा हो गया होगा। कैटायन इज स्मॉलर देन द पेरेंट्स स्पेस। हम समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन इसमें 9 कहने का मतलब कि निगेटिव में इलेक्ट्रॉन्स साइज ये ज़्यादा है, यानी कि साइज जेड इफेक्टिव घट गया होगा, साइज बढ़ गया होगा। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस वाला दिखाना किस बेसिस पे? रेडियस के अनुसार से, ना कि अथी के अनुसार से बताना। ठीक है, ये रेडियस का अनुसार से बताना है। जेड इफेक्टिव के अनुसार से बताना रहेगा तो इसका सिंपल उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव में दिखाना रहता तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। लेकिन जब आयनिक रेडियस की बात किया जाता है, आयनिक रेडियस की बात किया जाता है, आयनिक रेडियस की बात किया जाता है, तो वो हो जाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको हो जाते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव हो जाते हैं और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव हो जाते हैं। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि जानते हैं हम लोग कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव होंगे, जितना ज़्यादा आयनिक बढ़ेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा यानी कि सन का संख्या बढ़ रहा, सन का संख्या बढ़ने के कारण मतलब क्या कि पेरेंट्स का संख्या घट रहा, यानी कि वो इंक्रीज आउट होती चली जाएगी। ठीक है, दैट इज आयनिक रेडियस हो गया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव होता है आयनिक रेडियस। सेम कैन बी द अप्लाई फॉर दिस आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इसी तरीके खाली इन्वर्सली करना होता है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साइज ऑफ ऑर्डर ऑफ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम सेम है कि साइज के अनुसार से देखा जाएगा। तो ये जितना ज़्यादा पेरेंट्स का संख्या घटेगा वही अच्छा होगा। साइज को बढ़ाने के लिए क्या होगा? पेरेंट्स की संख्या को घटा दो। तो इसको भी याद रखिएगा, साइज के अनुसार से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं।
इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक में साइज के अनुसार से पूछ रहा है कि जेड इफेक्टिव के अनुसार से पूछ रहा है, वो भी हम लोग को ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि माइनस, अभी देखें ना, जेड इफेक्टिव का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो निगेटिव से जब पॉजिटिव आएंगे तो क्या होती है, साइज बढ़ते चली जाती है। क्या होती है, साइज जेड इफेक्टिव बढ़ते चली जाती है, जिसके कारण साइज क्या होगी, घटते चली जाएगी। तो साइज वाला तो हम लोग पीछे ही क्वेश्चन कर लिए थे, इसको तो फिर से समझने का कोई मीनिंग ही नहीं बनता। जनरल ट्रेंड ऑफ द साइज, जनरल ट्रेंड लेफ्ट टू राइट हम लोग क्या जानते हैं कि जेड इफेक्ट एन कांस्टेंट रहती है, वैल्यू एन का वैल्यू जो कांस्टेंट होती है, एन पीरियड का वैल्यू कांस्टेंट रहती है, जेड इफेक्टिव बढ़ते चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसको में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ते चली जाती है, जिसके कारण प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ते चली जाएगी, जिसके कारण पेरेंट्स बचेंगे, यानी कि जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगी। जेड इफेक्टिव जैसे बढ़ेगा साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये क्या है, जनरल कंडीशन, ठीक है। उसका अपोजिट इधर की ओर हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन टाइप के, वो है ये, ठीक है, कि ऐसे याद रखिएगा, लिथियम होता है, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ऐसे ये जनरल टर्म्स को लिख दिया, सॉरी हमको लगा कुछ एक्सेप्शन क्या बताएगा, एक्सेप्शन नहीं बता रहा। फिर ये सब क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन तो हम अभी बंद नहीं कर रहे हैं। चलिए हम लोग आ गए हैं 6th लेक्चर में आ गए हैं, फिर भी ऊपर भी क्वेश्चन ही है, तो क्वेश्चन को हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग अभी करते हैं, यहाँ से चलते हैं एस ब्लॉक, नो एक्सेप्शन। एस ब्लॉक को हम लोग अब करने के वजह से करते हैं। तो एस ब्लॉक में हम लोग जानते हैं, लीना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजे। तो लीना वाला ऐसे हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब एक और दो का दोनों का कंपेरिजन किया जाए तो ऐसे याद रखिएगा, दोनों को साथ में लिख दीजिएगा और एम लिखिएगा ABCD में, और फिर उसके बाद क्या लिखिएगा, एन लिखिएगा, उल्टा एन लिखिएगा और सीधा एम लिखिएगा, ठीक है। उसी के अनुसार से वो सीक्वेंस, ओरिजिनल सीक्वेंस वही है। इसी को मिक्स करके भी बहुत सारे क्वेश्चन देते रहते हैं, ठीक है ना, ट्रिक कौन किसको कंपेरिजन में है, हमेशा पूछेंगे सीजियम एक किस अनुसार से, साइज के अनुसार से। ये जो डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेशन किया हुआ हूँ, डायरेक्शन पहले बेरिलियम, फिर लिथियम, फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर एस्ट्रोडियम, ये Ba, फिर पोटासियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, इस तरीक़ा से, ठीक है। ये सीक्वेंस है किसका सर, रेडियस का, यानी कि रेडियस का। इसी सीक्वेंस में जेड इफेक्टिव बढ़ घट रहा होता है, ठीक है ना। सेम ट्रिक कैन बी अप्लाइड ऑन द अदर रिस्पेक्टिव इज आल्सो नोन एज ओनली वन चार्ज लिथियम बेरिलियम। फिर ये नोट में दे दिया है, इसको अच्छे से एक सीक्वेंस में लिख दिया है, इसको फिर एक अच्छे सीक्वेंस में वो लिखने का काम किया है। अब बात करते हैं पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाती है, ये कि बैगन के बाद गाजर आ जाता है, उसके बाद आलू इन थैला, इस साइज वाला है, ठीक है ना, बैगन, गाजर, आलू इन थैला, ऐसे याद रखिएगा। क्यों इसका एक्सेप्शन, क्यों ये आगे क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3D10 हो जाता है, ये फुलफिल हो जाती है। फुलफिल हो गया तो इसको बस काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। फुलफिल है, देखिए ये भी फुलफिल, ये भी फुलफिल, यहाँ हाफ फिल, जिसके कारण इसमें काफ़ी ज़्यादा ये आ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन पावर आ जाती है, ठीक है ना, जिसके कारण इसका साइज़ छोटा हो जाते हैं, ठीक है ना। उससे बड़ा एलुमिनियम हो जाता है, क्यों, क्योंकि एलुमिनियम का उसमें एक ही को हाफ फील्ड ही सिर्फ रहती है, पी वाला हाफ फील्ड रहती है, इसको बस एक पी वाला गया, हाफ फील्ड आ गया, फुल फील्ड आ गया, फिर 3D वाला भी फुल फील्ड आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है सर, इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, ठीक है। फॉर द ग्रुप, क्वेश्चन कोई पूछे कि ये आगे क्यों हो जा रहा है, तो उसको आंसर मैंने वही जो दिया वही दीजिएगा, ठीक है। फ्रॉम द ग्रुप 14 to 18 देयर द नंबर ऑफ एक्सेप्शन मीन्स साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, साइज इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ये तो सबको पता है, इसमें कौन बड़ी नया चीज़ बोल रहा है। डी ब्लॉक, लेफ्ट टू राइट, 3D, सबसे पहले 3D होता है, फिर 40, फिर 5D, फिर 60, ऐसा करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी 3D में लिया, स्कैडियम से जिंक तक के लिया, तो स्कैडियम का साइज सबसे, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस करवाते हैं, ऐसे जिग जिग पाथ भी बनने लगते हैं इसी का। स्कैडियम से, तो स्कैडियम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि ये 3D में ही सबसे पहले आ रहा, फिर उसी में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या यहाँ तक जाते जाते क्या हो रहा, बढ़ रहा है, यानी कि प्रोटॉन से बढ़ रहा होगा, यानी कि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग, तो ये सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ये छोटा, उसके बाद ये छोटा, तो उसके बाद एक होना चाहिए था ये, लेकिन ये हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये 4s1 इसको में जाती है, और 3D फंस जाती है, तो हाफ फिल फुलफिल हो जाती है, जिसका हम थोड़ा सा ये आगे आ जाती है, क्यों, क्योंकि इसका कितना होता है 4s2
और 3D फुल फील्ड हाफ फील्ड दोनों होता है, इसमें दोनों हाफ फील्ड रहता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, ठीक है ना, फुल फील्ड के सामने। तो ये आगे हो जाते हैं, फिर ये पीछे हो जाते हैं, फिर ये से सबका साइज क्या हो जाता है, अप्रोक्स बराबर हो जाता है, फिर कॉपर चेंज में सेम सीक्वेंस चलने लगता है, ठीक है। स्टेबल हाफ फील्ड के कारण हो गया लेस टेंडेंसी टू पार्टिसिपेट द मेटेलिक बॉन्डिंग, फिर वीक मेटेलिक बॉन्डिंग हो गया मोर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस रिस्पॉन्सिबल। ऐसे कर करके हम लोग अब आगे हैं टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, जैसे एस्केडियम वाला ही लेके चलते हैं, ये थर्ड ग्रुप वाला। तो ये और ये बड़ा, इससे तो बड़ा हो जाते हैं, ये भी इससे बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन एस्केडियम टिटानियम वाला में क्या होते हैं कि ये और ये क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जर्कोनियम और हाफनियम क्या हो जाते हैं, अपने आप में बराबर हो जाते हैं साइज को। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन टाइप किया, बहुत बड़ा चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। ऐसा नहीं है कि बहुत कोई एक छोटा चलता फिरता चैप्टर है। इसमें 2-3 सबका सब चैप्टर है, चैप्टर का संख्या बहुत कम है, लेकिन जितने भी चैप्टर है ना वो सब बहुत बड़े बड़े हैं इस चैप्टर एक्सेप्शन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए थर्ड ग्रुप की बात आ रही है, और 5D सीरीज एलिमेंट्स बिकम्स टू द सिमिलर टू द 4D और ड्यू टू द लेंथ एंड वाइड कंडक्शन। वो दोनों सिमिलर होते हैं लेंथ एंड वाइड कंडक्शन के कारण, ठीक है ना, ये सब कोई बात नहीं। एक ब्लॉक में आते हैं बात को, तो सब सीक्वेंस से जाते रहती है, गर्रा आ जाती है यहाँ पे यू में, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यह स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, लूज पैकिंग होते हैं और वीक मेटेलिक बॉन्ड होते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा यहाँ पे साइज गड़बड़ाती है। ये सब का सब बताया जा रहा है किसको अनुसार से, सर साइज के अनुसार से ही बताया जा रहा है, ठीक है। ये सब किसको अनुसार से बताया जा रहा है, साइज के अनुसार से बताया जा रहा है। क्यों वहाँ पे गड़बड़ाती है यहाँ पे, क्योंकि लेंथ नॉट साइज डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट मेटल एज वेल एज ड्यू टू इंक्रीजिंग द जेड इफेक्टिव रीजन। इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग इन 4f सबसेल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग 4f सबसेल। 4f सेल के कारण क्या होता है, सिग्मा काफ़ी ज़्यादा कम जाती है, जिसके कारण जेड इफेक्टिव क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होती है, इसको साइज छोटा होने के क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जैसे गैडियम आगे आ जाती है और ये पीछे चले जाते हैं, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। आयनाइजेशन एनर्जी कहने का मतलब साफ तौर पर ऐसे याद रखिए कि कोई भी तुम गलती किए हो तो उसको कितना थाप तुम पिटा सकते हो, कितना कम से कम थाप में तुम अपने सही को एक्सेप्ट कर लो, उसी को समझते हो आयनाइजेशन। कितना कम से कम एनर्जी लगे, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आइसोलेटेड। जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन है उसको कितना कम से कम एनर्जी लग जाए बाहर निकलने में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। इसको हम लोग इसको भगाना चाह रहे हैं तो कितना कम एनर्जी में ये भाग जाए, एकदम मिनिमम एनर्जी में वो भाग जाता है, जिसे को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन। कोई भी दोस्त है वो खेलने नहीं जा रहा है, उसको कितना कम रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि वो खेलने के लिए रेडी हो जाए। हम लोग यही चाहते हैं, थोड़ी हम लोग किसी को बोलने जाते हैं तो ये सोचते रहते हैं कि वो एकदम ना खेल रहे, हम मनाते रहे उसको, वो खेले ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये ऐसे याद रखिए कितना कम से कम एनर्जी लगा के उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आयनाइजेशन। आई मैंने मैं, यानी कि हम लोग खुद सब अपना आपको आई समझिए। और भगाने वाला के लिए याद रखिए कि जीरो है, पढ़ने उड़ने में भी जीरो है, और वो खेलने के लिए भी खुशामदी करवा रहा है, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ द आयनाइजेशन, ठीक है। फॉर न्यूट्रल एटम एंड केटायन रिमूव ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इंडोथर्मिक। क्या कह रहा है सर, न्यूट्रल एटम है और केटायंस रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलवेज इंडोथर्मिक। कैसा है, इंडोथर्मिक होता है। जब उससे हम लोग केटायनिक से हम लोग यदि जो रिमूव कर रहे हैं केटायन से कहें तो पॉजिटिव वाला में से यदि जो हम लोग रिमूव कर रहे हैं, पॉजिटिव वाला में से हम लोग यदि जो रिमूव कर रहे हैं तो वो हमेशा कैसा इंडोथर्मिक होगा। कैसा होता है, इंडोथर्मिक होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन इवेंट। और तो देखिए सक्सेसिव आयनाइजेशन कहने का मतलब कि जैसे हम मान लेते हैं क्या कि जैसे सक्सेसिव के लिए ना कि जैसे O2 है, O2 माइनस है, कहने का मतलब O2 माइनस कहने का मतलब कि पहले एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट किया होगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया होगा, ऐसी ना हुआ होगा क्या। एक इलेक्ट्रॉन को पहले गेन किया होगा, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन को पहले गेन किया होगा, माइनस में गेन करना होता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन का और गेन किया होगा।
तो जो पहला होता है ना, पहला आयनाइजेशन एनर्जी, फिर पहले इलेक्ट्रॉन को जो भगाने में लगता है ना, वो काफ़ी काफ़ी क्या, बहुत ज़्यादा पहला आयनाइजेशन एनर्जी ये हो जाता है, उसमें हम लोग को काफ़ी कम भार पड़ता है, काफ़ी कम भार होता है। लेकिन I2 और, क्योंकि सोचिए ना कि इलेक्ट्रॉन्स था, कोई भी मान लेते हैं, मैं नीचे में लेके चलता हूँ, तो ऐसे 2 था, इसको में 8 था, अभी इसको पे 2 था, तो एक को आप भगा दिए, आयनाइजेशन 1 कहला गया। एक इलेक्ट्रॉन का आप निकाल दिए तो कितना कहला गया, आयनाइजेशन 1, तब ये एक हो गया। यानी कि अभी 12 मिल के पहले 12 सन को संभाल रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया, 12 पेरेंट्स रह गए हैं, 12 ही, लेकिन अब इसका संख्या कितना हो गया, 11। तो 12 मिल के 11 को संभालना और आसान हो गया है। ठीक है, 12 को संभालना 11 को आसान हो चुका है, जिसके कारण क्या होगा, इस पे I2 और क्या हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। I2 क्या हो जाता है, और ज़्यादा डिफिकल्ट, उससे ज़्यादा I3 डिफिकल्ट, I4 ज़्यादा डिफिकल्ट। जितना ज़्यादा करते चले जाएगा वो आगे और डिफिकल्ट होते जाएगा। क्यों सर, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉन की संख्या घटते हुए चली जाती है और पेरेंट्स की संख्या सेम रह जाती है। ठीक है, फिर नीचे क्वेश्चन है, अब हम लोग चलते हैं आगे। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी की शॉर्ट समरी यही याद रखिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी, इसका शॉर्ट समरी में ही रखिए, एनर्जी की required minimum energy to remove the required minimum energy to remove या donate from last orbit या इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो, जो कि लास्ट में है सबसे इलेक्ट्रॉन, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी, फैक्टर इफेक्टिंग होता है आयनाइजेशन एनर्जी के लिए, उसमें क्या होता है, जितना बड़ा साइज रहेगा उसके लिए आयनाइजेशन हम लोग के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। बड़ा मतलब पेरेंट्स उसको रह रहे हैं घर पे और बच्चा रह रहा है दिल्ली बनारस रह रहा है, तो उसको हम लोग घूमने ले जाने के लिए काफ़ी आसान है, खेलने ले जाने के लिए काफ़ी आसान है। लेकिन मम्मी रह रहे हैं घर में, वो बच्चा भी घर में ही, तो उसको काफ़ी ज़्यादा, तो साइज बड़ा है, पेरेंट्स से दूर है, तो उसको हम लोग को भगाना काफ़ी आसान है। तो आयनाइजेशन क्या हो गया सर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा पास रहेगा वो उतना ज़्यादा, जेड इफेक्टिव पेरेंट्स के पास का रहा है, पेरेंट्स के पास है, तो उसको आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, उसको डिफिकल्ट हो जाएगा। फुलफिल्ड के लिए, हाफ फील्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है। फुलफिल्ड हाफ फील्ड करने का मतलब कि घर में तुम्हारा और कोई पेरेंट्स, दूसरा पेरेंट्स आए हुए हैं, तो उस स्थिति में और काफ़ी ज़्यादा आपको निगरानी भरे हुए रहते हैं, तो डायरेक्टली ये मान के चलिएगा। ठीक है, जैसे हाफ फील्ड हो गया, ये फुल फील्ड हो गया, तो हाफ फील्ड वाला का ज़्यादा भार है आयनाइजेशन एनर्जी निकालने में, इससे कंपेरिजन। पेनिट्रेशन पावर एस वाला ज़्यादा पेरेंट्स के पास रहता है, पी वाला उससे थोड़ा सा दूर, डी वाला उससे दूर, एफ, तो पेनिट्रेशन पावर भी उसी प्रकार से, एस का सबसे ज़्यादा, पी का उसके बाद, डी का उसके बाद एफ। ठीक है, थोड़ा सा ये जो आप समझने का प्रयास करिएगा, 1% भी यहाँ पे माइंड रखने का प्रयास करिएगा, तो पूरा का पूरा मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आयनाइजेशन एनर्जी 1 के लिए, ये जितने भी थे 1 के लिए तक, एक एक इलेक्ट्रॉन का डोनेट करने के लिए, हम जैसे बोल रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हो रहा है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा डिफिकल्ट होते हुए चला जा रहा है। तो अभी कह रहा है कि आयनाइजेशन एनर्जी हम 2 के लिए निकालें, तो ऐसा स्थिति में ये सीक्वेंस याद रखिएगा, लिथियम बेरिलियम, बोरोन बेरिलियम, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इस तरीका की ये सीक्वेंस को फॉलो करती है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि देखिए कहीं पे फुलफिल हो जाता है, कहीं जैसे लिथियम बेरिलियम है, ठीक है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है, नियोन है, तो ऐसा स्थिति में लिथियम से बड़ा बेरिलियम होता है, वो बोला एन, एम वाला जो किए थे, एम, ऐसे इस तरीका के डायग्राम बना के जब हम दिखाने का प्रयास किए थे ना, कि है ना, इस तरीके के डायग्राम जो बनाने का प्रयास किए थे, उसको हटा के। ठीक है, थ्री डी थर्ड पीरियड की बात किया जा रहा है। ठीक है, थर्ड पीरियड की बात किया जा रहा है, तो सोडियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, तो ये हाफ फील्ड फुल फील्ड बताने का प्रयास कर रहा है, तो इस सब का सब कॉमन सेंस लगा के आप पकड़ सकते हो। ठीक है, फॉर nth पीरियड, n/2 nth पीरियड के लिए बात कर रहा है, फिर कोई उतना खास है नहीं, कोई चीज़ नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो देख रहे हैं ये आयनाइजेशन वाला, जैसे आयनाइजेशन कहने का मतलब क्या है, जैसे हम कोई भी मेटल है एम है, ठीक है, तो ये 2+, तो एक इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे ये लूज कर दिया तो M+ हो गया ये, तो ये आयनाइजेशन हो गया, फर्स्ट आयनाइजेशन हो चुका है, ठीक है ना, आयनाइजेशन एनर्जी हो चुका है, ठीक है। फिर अभी M+ में से फिर ये एक इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर रही है, ठीक है ना, तो ये M हो चुका है, तो M हो चुका है, ठीक है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, सेकंड आयनाइजेशन ये करेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से अब हम लोग का आयनाइजेशन वाला देखेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात किया जा रहा है, किसके लिए बात किया जा रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक इस तरीके से इधर की ओर जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, 3+ करने का मतलब कि पेरेंट्स का संख्या क्या हो गया यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए होंगे, 10 हो गए हैं, पेरेंट्स कितने हैं सर, 13 है। तो इधर की ओर जाने पर आयनाइजेशन जेड इफेक्टिव बढ़ रही है, जिसके कारण आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी। तो हम लोग साफ साफ के तौर पर कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी होता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका सर, जेड इफेक्टिव का, जेड इफेक्टिव का। क्योंकि जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव रहेगा उतना ज़्यादा तुमको एनर्जी देगा, जितना पेरेंट्स के पास जो भी बच्चा है उसको तुमको भगाना ले जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तब उसको माइनस प्लस वाला आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉन्स, उसको कंपेरिजन कर करके सब का सब ये सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की बात करना है, क्या बात करना है सर, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी का। जैसे लीना कारब से तो नीचे की ओर जाने पर क्या हो रहा है, साइज बढ़ रही है, जिसके कारण साइज बढ़ रही है, जिसके कारण वो जेड इफेक्टिव घट रही है, जिसके कारण जेड इफेक्टिव घट रही है, जब जेड इफेक्टिव घट रही होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। ऐसे नीचे जाने पर क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव घट रही होगी, जेड इफेक्टिव घटेगी तो आयनाइजेशन घट जाएगी, आयनाइजेशन घट जाएगी करने के लिए पेरेंट्स के पास कम है तो वो किसी से बातचीत करने लगता है। कोई भी लड़का ज़्यादा दूर है पेरेंट्स है तो समझिए कि वो किसी से बातचीत करने लगेगा, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या बढ़ रही है, वो किसी भी एलिमेंट से क्या कर रही है, रिएक्ट कर जा रही है। एन का संख्या बढ़ेगा, साइज का संख्या बढ़ेगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगा, रिएक्टिविटी बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। ये सब है एप्लीकेशन करने का मतलब कि ये आयनाइजेशन नीचे जाने पर डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रिडिक्शन ऑफ द वैलेंसी ऑफ द पॉसिबल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ये तो दिया हुआ कि I1 की 50 है तो मान लीजिए कि I2 का कितना हो जाएगा 78, I3 का ये इतना 325, इतना 415, कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। 50 I1 मान लीजिए 50 जूल लग रहा था तो I2 में तुमको 78 जूल लगेगा, I3 में 324, इतना में इतना लग जाएगा। लार्जेस्ट जंप टू I2 टू I3, I2 से I3 में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जंप है, देख रहे हो। इसको बीच में तो थोड़ा बहुत कम भी है लेकिन इसको बीच में काफ़ी ज़्यादा है। तो यही बताने का प्रयास इससे ये कह रहा है, वो बताना चाह रहा है कि यदि जो आप करते हो I3 I4 आयनाइजेशन वाला चौथा पाँचवा तो कितना ज़्यादा हम लोग का एनर्जी लग सकता है, ठीक है ना। वैलेंस सेल जो भी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव आउट होता है वो कहाँ से होती है सर, ऑटोमोस्ट सेल से ही वो रिमूव आउट होने का काम करती है, ठीक है। 1:2 2:2 2p6 3:2 इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये सब कोई दिक्कत है ही नहीं कि इससे निकलना कहाँ कहाँ से निकलना है वो बताने का प्रयास कर रहा है। N-2 पेरीपेन, इसको नाम क्या जो बताना है, N-2 यानी कि इसको बोला जाता है पेरीपेन्यूल अल्टीमेट सेल्स या एंटी पेन्यूल अल्टीमेट सेल बोला जाता है, इसको पेन्यू अल्टीमेट सेल बोला जाता है, इसको अल्टीमेट सेल बोला जाता है, ठीक है। फॉर कार्बोनेट इस समय से निकालने के लिए, क्योंकि ऐसे -2 है तो इसको में 2 आयनाइजेशन होगा, -3 इसको में 3 गो होगा, इसको में एगो होगा इस तरीका से। तो इस तरीका का नाम रहता है तो कार्बोनेट कहलाते हैं इस तरीका का। लेकिन जैसे 2 गो इलेक्ट्रॉन को ये कर देते हैं तो ये कार्बोनेट बन जाते हैं, इनाइट्राइट बन जाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन पे मतलब 2 बार करवाता है आयनाइजेशन एनर्जी में बताने के लिए। तो सब अपना अपना नाम है, यह ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड, सल्फेट, SO4 तो सल्फेट, SO3 तो सल्फाइड, Cl2 तो क्लोराइड, MO तो ऑक्साइड, नाइट्राइड, कार्बोनेट, ठीक है। A certain large jump from the stability of the oxidation states only for S block. A stability of the oxidation state, stability oxidation only for S block. लोअर से है वो बताने का प्रयास कर रहा है, कैसे बोलो ब्लॉक वाइज आयनाइजेशन एनर्जी ब्लॉक वाइज, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, सबको वो अब एक एक करके बताने। देखिए तो S ब्लॉक में ही है
देखिए आयनाइजेशन एनर्जी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। देख रहा है आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग डीपली पढ़ रहे हैं, ब्लॉक वाइज पढ़ रहे हैं, कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अनुसार से पढ़े, जनरली पढ़े, अब ब्लॉक वाइज पढ़ रहे हैं। इस ब्लॉक के पहले देखते हैं। तो लीना का रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी कि नीचे की ओर साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव घटेगी। ठीक है, सो जाओ कह जाओ। ये है अल्कली मेटल, ये है अल्कली अर्थ मेटल है, NH1 के लिए है, NH2 के लिए। ठीक है, लेकिन इसको में कंपेरिजन किया जाएगा तो NH1 से ज़्यादा NH2 वाला, दोनों तो हाफ बराबर बराबर है, तो NH2 वाला भी ऐसे भी जीत जाते हैं कि कुछ वाला जीत जाते हैं, NH2 वाला जीत जाते हैं, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इसका ज़्यादा होगा। इसको कंपेरिजन करें तो इसको आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, जनरल कंडीशन वाला भी दिमाग इसमें लगा सकते हो। बिकॉज आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स अचीव, जैसे इसको से एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट कर देता तो वो यहाँ पे ये वाला है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जैसे डोनेट कर देता तो फिर से वो यहाँ पे आ जाती है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं। अब बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक की पी ब्लॉक जब आयनाइजेशन एनर्जी, साफ तौर पर कल ये याद रखिए कि मिनिमम एनर्जी टू रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ द लास्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है, ये वाला बात खाली ध्यान में रखना है। तो उसको अनुसार से फिर जेड इफेक्टिव के अनुसार से फिर से इसको कर सकते हो, ये आगे हो रहा है पीछे हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हाफ फिल फुल फिल आ जाता है, जिसके कारण इसको जेड इफेक्टिव घटेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसके कारण ये काफ़ी छोटे हो जाते हैं, एकदम सेम रहेगा, सेम वही रहेगा ड्यू टू द पूर सील्डिंग। यही कहा जाता है कि बेसिक यदि जो आपको मजबूत होगी तो आगे वाला में हम लोग का कम भार पड़ते चले जाते हैं। डी ब्लॉक में फिर यहाँ पे पकड़ेगा, क्रोमियम वाला पकड़ेगा, देखिए थाली आगे हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है। सुनो विनीता कमल थी, मानी नहीं, क्यों कौन फिर जाने। ये सब ट्रिक है अपना अपना याद रखने का। तो मेन पॉइंट से यहाँ पे आते हैं। IU2 आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 ऑफ एलिमेंट इंक्रीजिंग लेफ्ट टू राइट जनरली, इंक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जनरली इंक्रीज होती है। और I1 आयनाइजेशन फर्स्ट मेंबर ऑफ द ईच सीरीज इज मिनिमम, सबसे पहला वाला मिनिमम होता है, सेकंड वाला I2 हम तो ऑलरेडी बोल भी किए कि I1 होता है, I2 मैंने वैल्यू भी दिखाने का प्रयास किया, और I3 काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको बाद में हम लोग का एक नया टॉपिक आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, उसी का चचेरा भाई है, तरीके से समझिए। उसको हम लोग क्या कर रहे थे, भगा रहे थे। इसको में क्या कर रहे हैं, ऐड करना होता है। उसको जितने भी चीज़ वहाँ पे बताया गया है सब इसको अपोजिट कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसी को एंथैल्पी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कहा जाता है, एंथैल्पी कह सकते हो। इसका सिंबल इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, तो इसको मतलब कि जो सबसे बाहर होगा उसको में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बहुत आसान है। जो बाहर है उसको साथ दोस्त बन के उसको साथ घुलना बहुत आसान है, लेकिन जो पेरेंट के पास रह रहा है उसको में हम लोग को ऐड करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। ऐसे याद रखो, ओवल चेंजेस इन द एनर्जी, ऐसे याद रखिएगा कि कोई ऐसे है, ठीक है, और कोई ऐसे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना हमको आसान है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एनर्जी हमको कम लगेगी। क्या लगेगी सर? एनर्जी कम लगेगी। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स के पास है तो यहाँ पे एनर्जी हम लोग को क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, एनर्जी हम लोग को क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो ये है अफिनिटी है, ये क्या है, इंथैल्पी कह सकते हो ना, इंथैल्पी का दिया ना, चलिए ठीक है, इंथैल्पी है, इंथैल्पी है, TLPHY, इंथैल्पी करने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन एंथैल्पी। ठीक है, इसका सिंबल डेल्टा H जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी रिपल्सन वैसे सब वही वाली चीज़ होगा, खाली याद रखिएगा। तो उसको मैं रिमूव कर रहे थे, इसको मैं ऐड कर रहे हैं। तो इसको मैं आप क्वेश्चन से नहीं करवा रहा, डायरेक्ट थ्योरी आपको बताते चला जाएगा। इफ R और A दे डेल्टा H इंडोथर्मिक, यदि जो R और रिपल्सन और एडिशन कह रहा है तो इसमें इंडोथर्मिक होगा। रिपल्सन एनर्जी करने का, अट्रैक्ट करना, उसको जोड़ने का काम करना। एफिनिटी, और ये एफिनिटी यानी कि नियत पॉजिटिव है, नियत पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को बुलाना का नियत है, तो एफिनिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और जीरो हो जाएगा। बुलाने का चाहिए, वो बुलाना ही चाह रहा है, वो लाना ही चाह रहा है, तो उसको हम लोग ऐड करने का कुछ है ही नहीं,
कितना हो जाएगा एफिनिटी, 0 हो जाएगा। वो लाना ही चाह रहा है, ऐड करने में 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको में उसको है नहीं, वो चाह ही नहीं रहा कि वो आए। ठीक है, एनर्जी मेजरमेंट डेल्टा एच एक्सोथर्मिक हो जाएगा, एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन when an electron is added to the neutral gases atoms convert it into the negative ions, enthalpy changes the accompanying the process defined to the electron gain enthalpy. Electron affinity tendency to gain the electrons. Affinity बस खाली हम यदि जो हमको रहे तो हम खाली एफिनिटी वर्ड का मतलब हम ये याद रखना चाहेंगे कि इसको में क्या होता है, टू गेन इलेक्ट्रॉन। बाकी तो हम सब कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते। और आयनाइजेशन वाला में क्या होता था, आयनाइजेशन वाला में क्या होता था कि आयनाइजेशन वाला में क्या होता था कि रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था। ठीक है, तो वही बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग यदि जो मेजर करना चाहते हैं डेल्टा एच ई जी, तो जो हम लोग मेजर करना चाहते हैं तो हम लोग उसको मेजर इस टर्म से करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को वो कितना गेन करना चाहता है, कितना वो बुलाना चाहता है। ठीक है ना, इस सेंस में। फॉर न्यूट्रल एलिमेंट्स डेल्टा एच सी इज एक्सोथर्मिक, वो कैसा होता है सर, ये एक्सोथर्मिक होते हैं। और ये अल्कली अर्थ मेटल होता है। केटायन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये एनायन केटायन वाला होता है जो कि एक्सोथर्मिक होता है, एनायन वाला होता है जो कि एंडोथर्मिक होता है। केटायन वाला, ये सब कुछ पॉइंट समझने वाला नहीं है, ये सब पॉइंट सिर्फ लिखने वाला ही है। चलिए हम लोग काफ़ी नज़दीक फिर भी आ गए हैं। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केटायन, तो वो होता है एक्सो। ये सब समझाने वाला नहीं है, इसमें याद ही करने वाला। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केटायन तो एक्सोथर्मिक होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनायन दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव आयनाइंस भी एंडोथर्मिक ही होता है ड्यू टू मोर रिपेल इंटर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सब जैसे यहाँ देखिए क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ दें, Cl माइनस हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। क्यों सर, क्लोरीन है जो कि केटायन है, निगेटिव आयंस, केटायंस है ना। एनायन केटायन में तो पॉजिटिव होते हैं, एनायन में निगेटिव होते हैं। तो देखिए निगेटिव आयंस में एक और इलेक्ट्रॉन को जोड़ा तो -2 हो गया, इस तरीके से। तो याद रखिएगा कि केटायन में एक्सोथर्मिक होती है, एफिनिटी वाला में अच्छे पॉइंट से लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं कि एफिनिटी में यदि जो केटायन पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो वो एक्सो होती है। क्या होती है सर, एक्सो होती है। और एनायन में यदि जो इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ते हैं एफिनिटी के टर्म्स में तो वो कैसे होते हैं सर, इंडो होते हैं। ठीक है, उसी का एग्जाम्पल है, सबका सब एग्जाम्पल है। सेम चीज़ इसको भी होगा सर कि एक इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ना आसान होगा टू नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को जोड़ना, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ना आसान होगा टू कंपेरिजन टू नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि पेरेंट चेन की तरीका से वो भी फिर से वो काम करने लग जाएगा। अब फैक्टर ऑफ